कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है और आपको हमारी वीडियो पसंद आई, और इसी तरह हम आगे भी अच्छी अच्छी स्टोरी आपके लिए लाते रहेंगे। पर इतने वक्त से अभय ने उसे एक बार भी बात नहीं किया था। क्या सोचकर ही तारा को काफी ज्यादा गुस्सा आता था। वह अभय को अपनी ललचाही नजरों से देख रही थी। तभी रजत की नजर तारा पर पड़ती है और वह उससे पूछता है कि वह किस इतना ध्यान से देख रही है। नैना हावड़ा जाती है और कहती है कि कुछ नहीं, वह जो नई लड़की आई है उसी को देख रही हूँ। रजत पीछे मुड़कर देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि वह, यानी तुम अपनी बहन को देख रही हो। उसके बात सुनकर उनके साथ बैठे सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि यह लड़की उसकी बहन है, तो फिर उसने सुबह उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया था। वही तारा हंस पड़ती है और कहती है कि कौन सी बहन, और मेरी बहन नहीं है वो, तो वह लड़की है जिसे मेरे मम्मी पापा ने घर से निकाल दिया है। वह ये बात बहुत ही ज्यादा इतराते हुए कह रही थी। रजत सिर्फ उसे देख रहा था, उसने इस बात पर कुछ नहीं कहा। रजत को याद आया कि जब वह छोटे थे तो किया कैसे उसके आगे पीछे दिन भर घूमा करती थी। किया और रजत बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे। पहले किया देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती थी, गोलू मोलू सी, बिल्कुल किसी बेबी डॉल की तरह। वही रजत यह सोचने से अपने आप को नहीं रोक सका कि गांव जाने पर किया की हालत कैसी हो गई है। वो वहां खेती किसानी करके कैसी सांवली सी हो गई है। अभी रजत यह सब अपने मन में सोच ही रहा था कि तारा उसकी तरफ देखकर बोलती है, रजत चलो हमें क्लास लेने नहीं चलना है क्या। रजत अपने ध्यान से बाहर आता है और कहता है, हाँ चलना है, चलो चलते हैं करके वह सभी वहां से चले जाते हैं। किया भी अपना लंच खत्म करके वहां से क्लास के लिए निकल जाती है। धीरे धीरे करके सारे क्लास खत्म हो जाते हैं और किया क्लास लेने के बाद अपने क्लासरूम से बाहर निकल जाती है। वह आगे आगे जा रही थी, उसके पीछे पीछे थोड़ी दूर पर ही अभय, आलोक और प्रीत भी जा रहे थे। वह देख सकते थे कि सुबह से अभी तक किया ने किसी से बात तक नहीं किया, ना ही कोई उसके पास उससे फ्रेंडशिप करने के लिए आया। वह सोच रहे थे कि किया गांव से आई है, शायद इसी वजह से वह इस जगह पर ठीक से सेटल नहीं हो पा रही है। पर उन लोगों को क्या पता कि किया की तो यह आदत ही है, वो किसी को अपने आसपास पसंद नहीं करती थी, उसे एकांत और शांति चाहिए थी। तभी किया गेट से बाहर निकालकर दूसरी तरफ सड़क पार करके पैदल ही निकल जाती है। वह लोग भी अपनी कार पार्किंग लेने चले जाते हैं और वहां से बैठकर अपने घर को चले जाते हैं। उधर किया जैसे ही अपने कार के पास पहुंचती है, उसका ड्राइवर उसका इंतजार कर रहा था। किया ड्राइवर को बाहर करके खुद कार ड्राइव करते हुए चली जाती है। किया अपनी कार खुद ड्राइव करती थी, बहुत ही काम ऐसा होता था कि वह ड्राइवर को साथ लेकर चले। किया जैसे ही अपने विला पहुंचती है, वो देखी है कि पासा वहां आया हुआ था। किया को पता था कि पासा क्यों आया हुआ है। किया पाशा को उसका इंतजार करने को कहकर सीधा अपने रूम में चली जाती है और वो कपड़े चेंज करके थोड़ा रिलैक्स होकर वापस आती है। तब तक लिया भी वहां आ चुकी थी। अब वह सब बैठकर बातें करने लगते हैं। पासा बताता है कि थॉमस अगले हफ्ते इंडिया आ रहा है और उसने सनशाइन होटल में अपनी मीटिंग रखी है। वह इस बार बहुत बड़ा प्लान बना रहा है। इस बार वह ड्रग्स की एक बड़ी खेप इंडिया मंगा रहा है। एक हफ्ते बाद उसी की मीटिंग रखी गई है और वो मिस्टीरियस मैन भी वहां आने वाला है, जो इंडिया में उसके इन सभी कारनामों को अंजाम देता है। इन सारे इलीगल कामों को इंडिया के कोने कोने तक वही मिस्टीरियस मैन फैलता है। उसकी बात सुनकर किया उसे सभी तैयारी करने को कह देती है। वह सभी अगले हफ्ते वहां जाएंगे और थॉमस को अपने कब्जे में लेंगे, जिससे वह उसे मिस्टीरियस मैन तक पहुंच सके।
पासा किया की बातों को एग्री करता है और फिर वहां से निकल जाता है। अब लिया और किया दोनों आपस में कुछ देर बातें करती हैं। फिर उसके बाद वह दोनों डिनर करके अपने अपने रूम में चली जाती हैं। किया जैसे ही अपने रूम में पहुंचती है उसे याद आता है कि आज उसे एक मेल आया था। क्लास में होने की वजह से उसने उसे मेल को चेक नहीं किया था, पर उसे अच्छे से याद था कि यह मेल इस नंबर से आया था जिस पर आज से 1 महीने पहले किया ने कॉन्ट्रैक्ट किया था। तो दोस्तों, अब आगे क्या होने वाला है, आगे किया के जिंदगी का कौन सा राज खुलने वाला है, वह मेल किसका आया हुआ था, ये जानने के लिए स्टोरी में बने रहिए और आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बढ़ाते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 32, किया का कॉलेज का पहला दिन। किया ने मुंबई यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन करा लिया था और उसने आज कॉलेज जाने का मन बनाया था। आखिर में उसे अपनी आइडेंटिटी सबसे छुपाकर जो रखनी थी, और उसके दुश्मन भी तो उसे कॉलेज में थे जिससे उन्हें सबक भी तो सीखना था और अपना बदला भी तो पूरा करना था। किया सुबह उठकर जल्दी से तैयार हो जाती है। उसने फिर से इस तरह अपना मेकअप कर लिया था जैसे वह दादाजी से मिलने तारा के घर गई थी, और लिया को सभी बातें समझकर वो कॉलेज के लिए निकल जाती है। सुबह का वक्त था, 9 बजे बज रहे थे। वह जैसे ही वह कॉलेज के पास पहुंची वह अपनी कार से उतर गई और अपने गार्ड को कर ले जाने का इशारा कर दिया। वह नहीं चाहती थी कि इतनी महंगी कार देखकर किसी का भी ध्यान उसकी तरफ हो, क्योंकि अभी वह शांति से कॉलेज में रहना चाहती थी। अगर अभी से वह सबकी नजरों में आ जाएगी तो शायद आगे चलकर उसे अपने काम में दिक्कत आ सकती थी। इसलिए वह कॉलेज से ही थोड़ी दूर उतरकर पैदल ही कॉलेज की तरफ बढ़ जाती है। जैसे ही वह गेट के पास पहुंचती है, दूर से ही देखती है कि वहां कुछ बच्चों की भीड़ लगी हुई थी। वह उसे अनदेखा करके आगे की ओर बढ़ जाती है, लेकिन जैसे जैसे वह पास पहुंच रही थी उसे भीड़ से साफ आवाज सुनाई पड़ रही थी। भीड़ में कुछ लोग उन बच्चों को डांट रहे थे तो कुछ परेशान कर रहे थे। तरह तरह से उन्हें परेशान किया जा रहा था। किया को समझने में देर ना लगी कि इन बच्चों की रैगिंग हो रही है और सीनियर इन बच्चों को अब परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ने वाला है। फिर भी किया कुछ नहीं बोलती, वह चुपचाप आगे की ओर ही बढ़ती रहती है। जैसे ही वह कुछ दूर आगे पहुंची थी तभी उसे भीड़ में बैठी तारा की नजर किया पर पड़ जाती है। हालांकि अगर वह किया को पहले देखती तो ना पहचान पाती, लेकिन कुछ दिन पहले ही तो किया उसके घर आई थी, इस वजह से वह किया को बहुत ही आराम से पहचान गई थी। और अब उसे समझने में देर ना लगी कि किया ने भी लगता है इसी कॉलेज में एडमिशन लिया है। ये सोचकर तो उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं और सोचती है कि अब वह जम के किया को परेशान करेगी, क्योंकि वह किया की सीनियर थी। ये तारा का सेकेंड ईयर था। अब तारा खुलकर सामने से तो कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए उसने अपने दोस्तों को इशारा किया और सबको किया की तरफ देखने के लिए कहा। जैसे ही उसके दोस्तों ने किया की तरफ देखा तो उसे सामने एक सीधी साधी सी भोली सूरत वाली लड़की नजर आई। ये देखने में बिल्कुल परफेक्ट किसी मॉडल की तरह थी, बस इसका रंग थोड़ा सांवला था। फिर भी इसके चेहरे की खूबसूरती के आगे इसका सांवला रंग ज्यादा मायने नहीं रखता था। सभी लोग उस तरफ एकटक देख रहे थे। तभी तारा की दोस्त, या फिर कह लो उसकी चमची पिंकी और पूजा, ने किया को आवाज देकर अपने पास बुलाया। किया जाना तो नहीं चाहती थी, पर वह जानती थी कि अगर वह उनके पास नहीं गई तो बात बढ़ सकती हैं, इसलिए वह अपने हाथों की मुठ्ठियां कस लेती है। उसे इस समय बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, फिर भी वो उनकी तरफ आगे बढ़ जाती है। इधर तारा ने उन लोगों को सब समझा दिया था। तारा उन सबके साथ चुपचाप बैठी थी, वह कुछ बोल नहीं रही थी। तभी किया जब उनके पास पहुंचती है तो देखती है कि उसे भीड़ में तारा भी बैठी है। फिलहाल किया उसे पहले ही देख चुकी थी, फिर भी वह उसे नजरअंदाज कर रही थी, क्योंकि अभी इस वक्त वह उसके मुंह नहीं लगा चाहती थी। उसे अभी प्रिंसिपल से मिलने जाना था। पहले वह अपना काम पूरा कर लेती, उसके बाद इससे उलझने का कोई इरादा बनती, लेकिन जब इसका मन पहले ही उलझने का है
तो वो कुछ नहीं कर सकती थी। किया सबको ध्यान से देखती है। इन सब में रजत भी एक साइड पर बैठा हुआ था। वह देखने में काफी ज्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव लग रहा था, पर किया ने उसकी तरफ एक बार भी नजर उठाकर नहीं देखा। उसके साथ उसके दो दोस्त कपीस और सर्वेश बैठे थे। ये दोनों लड़के भी अमीर खानदान से ही आते थे। उनके पिताजी बिजनेस करते थे और इस शहर में इनका भी नाम था। इसी वजह से यह रजत के साथ मिलकर यहाँ पर धूस जमाया करते थे। इस कॉलेज में ऐसे रहते थे जैसे ये कल जिनके बाप का ही हो। इन सब में कपीश के पापा काफी ज्यादा अमीर थे और वह इस कॉलेज के ट्रस्टी भी थे। उसी का फायदा उठाकर यह सब मिलकर कॉलेज में सबको परेशान किया करते थे। और इधर तारा, वह भी अमीर घर से थी और उसकी दोनों चमचियां पिंकी और पूजा, वह भी अच्छे खासे घर से थी। इस वजह से यह पूरी टीम अपने आप को बहुत ही ज्यादा स्पेशल समझती थी और हमेशा यह एक साथ रहती थी और सभी को परेशान करती थी। सर्वेश और कपिल देखने में हैंडसम लगते थे। उनकी हाइट भी 6 फीट 3 इंच के लगभग थी और उनका रंग भी गोरा था, इसलिए लड़कियां उन पर भी लाइन मारा करती थी। दूसरी तरफ पिंकी और पूजा, ये दोनों मेकअप की दुकान दिख रही थी। ये देखने में तो ठीक ठाक थी, पर अपने चेहरे पर भर भर के मेकअप छुपाने की वजह से इनका चेहरा और भी ज्यादा खराब लग रहा था। फिर भी यह अपने फुल एटीट्यूड में रहती थी, मानो इस पूरे कॉलेज में इसे सुंदर कोई हो ही ना किया। अभी इन सब को देख ही रही थी कि पूजा बड़े एटीट्यूड के साथ कहती है कि यह लड़की यहाँ मेरे सामने किया उसे घूर कर देखती है। तो पिंकी अपने गुस्से भरी आवाज में कहती है कि तुम अपनी नजरों को नीचे करके हमारे सामने अपने सर को झुका कर रखो, क्योंकि हम तुम्हारे सीनियर हैं और हमें लगता है कि आज कॉलेज में तुम्हारा फर्स्ट डे है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि अपने सीनियर्स के सामने किस तरह से रहा जाता है। उसकी बातों को सुनकर तो किया को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई किया की तरफ नजरें उठाकर भी देखें। और ये दो कौड़ी की लड़की उसे चिल्लाकर इस तरह से बात कर रही थी, फिर भी किया चुप रहती है, कुछ नहीं बोलती है। उसको कुछ ना बोलता देखकर वह दोनों लड़कियां सोचती हैं कि लगता है ये बहुत ज्यादा डर रही है। ये सोचकर वह खुश हो जाती हैं और वह कहती है कि लड़की सुन, अगर तुझे अंदर जाना है तो हमारा टास्क पूरा करना पड़ेगा, तभी तुम अंदर जा सकोगी, वरना तुम सोच नहीं सकती हो कि हम तुम्हारा क्या हाल करेंगे। अब किया मन ही मन सोच रही थी कि इतना मेरे सामने बोलने वालों का मैं क्या हाल करती हूँ, वो तो तुम कल्पना भी ना कर सकती। पर उड़ लो जितना आज तुम्हें उड़ाना है, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं उड़ सकोगी। किया उनकी तरफ देखकर कहती है कि अगर मैं आपकी बातों को ना मानूं तो। उसकी बात को सुनकर तो चुप बैठे लड़के अब सामने आ जाते हैं और सर्वेश बड़े ही घमंड के साथ उसे ऊपर से नीचे तक अपनी तीखी नजरों से देखता है। उसकी नजरें देखकर क्या बता सकती थी कि इसकी नजरों में कितनी मक्कारी भारी है। फिर भी किया खामोशी से वहां खड़ी रहती है। वो कहता है कि यह लड़की, हम तुम्हें बहुत आसान सा टास्क देंगे, अगर तुम उसे पूरा न कर सके तो हम तुम्हारे साथ वह करेंगे जो तुम सपने में भी नहीं सोच सकती हो। इतना कहकर वह किया के काफी पास आ जाता है और वो उसके तरफ झुकने लगता है। ये देखकर तो किया के तन बदन में आग लग जाती है। उसका मन कर रहा था कि वह इसी समय उसका सर अपनी बंदूक की गोली से छली कर दे। उसके इतने घटिया दिमाग में जो ये घटिया बातें आ रही थी एक ही पल में खत्म हो जाती। पर वह सर्वेश की तरफ देखते हुए कहती है कि क्या करना होगा। उसकी आवाज काफी ज्यादा गहरी और ठंडी थी। एक बार तो सर्वेश उसे ध्यान से देखने लगता है। पता नहीं क्यों उसे इस लड़के से कुछ अच्छी वाइब नहीं आ रही थी, फिर भी वह अपने पैसों के घमंड में इतना चूर था कि उसने किया का हाथ पकड़ लिया। ये देखकर तो अब किया के तन बदन में आग लग गई। वह अपना हाथ काफी जोर से उसके हाथों से छुड़ा लेती है। एक पल के लिए तो सर्वेश को पता नहीं चलता कि अभी क्या हुआ, पर जैसे ही उसे समझ में आता है, वह अपने हाथों को देखा है कि अब उसके हाथ में किया का हाथ नहीं है। जब उसने किया को छुआ था तो उसे कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था।
जिस वजह से वह उसके हाथों को पड़ते ही उसे एहसास में डूब गया था, लेकिन जैसे ही किया ने उसे हाथ छुड़ाया वह अपनी दुनिया से बाहर आ गया और आश्चर्य से किया की ओर देखने लगा। तभी उसके पास आकर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई अपने सीनियर के साथ बदतमीजी करने की। किया उसकी तरफ एक नजर देखी है और फिर सामने की तरफ देखने लगती है। वो बिल्कुल खामोश थी, कुछ नहीं बोल रही थी। उसे ना बोलना देखकर सब सोचते हैं कि वह इसे डर रही है। उसी का फायदा उठाते हुए फिर से पिंकी कहती है कि वह चल, तेरा ड्रामा खत्म हो गया हो तो पहले तू हमारे टास्क सुन ले। या तो तू यहाँ किसी लड़के को किस करेगी या फिर यह गुलाब का फूल पकड़ और गेट से जो पहला व्यक्ति आएगा उसे तुझे प्रपोज करना पड़ेगा। किया उनकी बातों को सुनती है तो उसे उन लोगों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, पर वह इन बेवकूफों के मुंह नहीं लगा चाहती, इसलिए वह चुप रहती है। इतनी देर से रजत और तारा किया के फेस इंप्रेशन को ही देख रहे थे। रजत लगातार उसकी भूरी आंखों को देखे जा रहा था। वो उसकी आंखों को देखकर कुछ समझ नहीं पा रहा था। वह लोगों की आंखों को देखकर बड़े आसानी से सब कुछ समझ जाता था, पर किया उसके लिए बिल्कुल एक पहेली जैसी थी। वो काफी देर से उसे देख रहा था। उसके चेहरे से कुछ भी उसे ऐसा नहीं समझ में आ रहा था कि वह इस वक्त क्या सोच रही होगी, या फिर वह डर रही है या फिर वह उनसे बिल्कुल नहीं डर रही है। तरह तरह का ख्याल रजत के दिमाग में आ रहा था, पर आज रजत सिंघानिया अपने आप को लाचार समझ रहा था, क्योंकि वह किया के फेस को देखकर यह पता नहीं लग पा रहा था कि किया के मन में इस समय क्या चल रहा है। दूसरी तरफ तारा तो मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो रही थी, क्योंकि उसकी दोस्त उसकी भरपूर बेइज्जती कर रही थी और यह सब देखकर तारा का दिल तो खुशी के मारे नाच रहा था। तभी किया कहती है कि ठीक है, मुझे तुम्हारा टास्क मंजूर है। उसकी बातों को काटते हुए पूजा पूछती है कि कौन सा टास्क किसको किस करने वाली हो। इतना कहकर वह लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। उनकी हंसी में मक्कारी साफ दिखाई दे रही थी, पर किया कुछ नहीं कहती है और उसके पास पड़े एक गुलाब के फूल को उठा लेती है। अब वह सब समझ जाते हैं कि किया क्या करने वाली है, लेकिन तभी किया बिना किसी को देखे मैनन गेट की तरफ बढ़ जाती है। इधर किया जैसे ही गेट के पास पहुंचती है, सामने से और कोई नहीं बल्कि इस कॉलेज के प्रिंसिपल आ रहे थे। ये देखकर तो सभी स्टूडेंट के सिटी पिटी गुल हो जाती है। पूजा, तारा और पिंकी यह तो कहीं अपना मुंह छुपा लेना चाहती थी, क्योंकि यह प्रिंसिपल बहुत ही ज्यादा कड़क मिजाज वाले थे और यह किसी की नहीं सुनते थे, क्योंकि यह काफी ज्यादा पावरफुल फैमिली से बिलोंग करते थे। इसलिए इन्हें कोई भी किसी भी तरह से डरा धमका कर अपना काम नहीं करवा सकता था और यह हमेशा सच का साथ देते थे, इसलिए सभी बच्चे इनसे बहुत ज्यादा डरते थे। उधर तारा तो मन ही मन काफी ज्यादा खुश हो रही थी। उसे थोड़ा ये डर तो लग रहा था कि अगर प्रिंसिपल को ये पता चल गया कि यह रैगिंग हम लोग कर रहे हैं तो प्रिंसिपल हमें रुस्टिकेट भी कर सकते हैं, लेकिन वह अच्छे से जानती थी कि किया डरपोक लड़की है और वह कुछ भी नहीं बताएगी। फिलहाल उसे बताने का तो मौका ही नहीं मिलेगा। जब वो प्रिंसिपल को प्रपोज करेगी तो प्रिंसिपल उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएगा। वो एक साइड जल्दी से छुप जाती हैं, लड़के भी जल्दी से वहां से हट जाते हैं और सभी छुपकर देख रहे थे। दूसरी तरफ वहां खड़े स्टूडेंट भी यह नजारा देख रहे थे। उन सब के चेहरे पर घबराहट साफ साफ देखी जा सकती थी, क्योंकि वह सभी जानते थे कि प्रिंसिपल काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। वह सब इस न्यू एडमिशन वाली लड़की के लिए घबरा रहे थे। वह आपस में ही बात कर रहे थे कि बेचारी सीधी शादी लड़की आज पहले दिन ही इतनी बुरी तरह से फंस गई है, अब इसके साथ क्या होगा भगवान ही जाने। तभी किया की नजर सामने से आते हुए इस कॉलेज के प्रिंसिपल पर पड़ती है और उसकी होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। उसने सोचा चलो अच्छी बात है कि मेरे सामने ये प्रिंसिपल पड़ गया, वरना कोई और पड़ जाता तो हो सकता वह इस बात को पता नहीं किस तरह से लेता। वही जैसे प्रिंसिपल किया को सामने देखता है वो वही जम सा जाता है। अब तो उससे आगे भी बढ़ा नहीं जा रहा था। हल्के हल्के उसके चेहरे पर पसीना आने लगता है और वह बस एक टक ही किया की ओर देखे जा रहा था। तभी किया
प्रिंसिपल के पास पहुंचती है और बड़े प्यार से प्रिंसिपल को गुलाब का फूल देती है और कहती है कि यह मुझे आपको प्रपोज करने के लिए कहा गया है। ये सुनकर तो अब जैसे प्रिंसिपल की सांस ही अटक जाती है। अब प्रिंसिपल को सब कुछ समझ में आ जाता है कि यहाँ किया के साथ रैगिंग हो रही थी। वह अपनी घबराई हुई आवाज में कहते हैं कि वह किया मैडम आप मेरे साथ ऑफिस में चलिए, मैं इन बच्चों को देख लूंगा, आज से ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। किया उनकी बातों को सुनकर हाँ में सर हिला देती है और प्रिंसिपल किया को चलने के लिए कहते हैं, लेकिन किया नहीं चल रही थी, तो इसलिए प्रिंसिपल भी अब कैसे किया से आगे चले और थोड़ा संकोच आए हुए किया को देखने लगते हैं। तभी किया कहती है कि सर आप आगे चलिए, मैं आपके पीछे पीछे आती हूँ, इस तरह से मेरा पहले चलना ठीक नहीं है। अब प्रिंसिपल किया की बातों को समझ जाते हैं और चुपचाप आगे आगे चलने लगते हैं। प्रिंसिपल के पीछे किया जाने लगती है। ये सब देखकर तो सभी बच्चे डरने लगते हैं कि अब प्रिंसिपल पता नहीं किया के साथ क्या करें, क्योंकि दूर से देखने पर उन्हें तो यही दिख रहा था कि मानो प्रिंसिपल बहुत ज्यादा गुस्से में कांप रहे हैं और वह इतने ज्यादा गुस्से में है कि उनके माथे से पसीने भी निकल रहे हैं। अब उन्हें क्या पता कि यह पसीना किस बात से आ रहा था। उधर दूसरी तरफ पिंकी, तारा और पूजा, सर्वेश, कपीश और रजत यह सब फिर से आकर एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और जोर जोर से ठहाके मारकर हंसने लगते हैं। तभी तारा हंसते हुए कहती है कि लगता है बेचारी आज तो गई कम से। उसकी बातों को सुनते हुए पूजा भी कहती है कि हाँ, देखा नहीं था प्रिंसिपल सर का चेहरा गुस्से से किस तरह लाल हो रहा था। लेकिन सभी की बातों के बीच रजत बिल्कुल खामोश खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसके मन में अभी भी कुछ चल रहा हो, वह अभी भी किया को समझने की कोशिश कर रहा था। उधर पिंकी कहती है कि मुझे लगता है आज तो प्रिंसिपल सर इस लड़की को रस्टिकेट कर देंगे। आखिर में उसकी हिम्मत कैसे हुई प्रिंसिपल को प्रपोज करने की। अब यहाँ पर दोस्तों इन लोगों को बड़ी वाली गलतफहमी हो जाती है, पर इन लोगों को क्या पता कि अंदर ऑफिस में क्या हो रहा है। दूसरी तरफ प्रिंसिपल किया को लेकर ऑफिस में आते हैं और उसे बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ बैठने के लिए कहते हैं। किया जाकर प्रिंसिपल के सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाती हैं। प्रिंसिपल सर कुछ शर्मिंदा होते हुए बोलते हैं कि वो किया बेटा, मुझे जैसे ही पता चला कि आप आ रही हैं मैं तुरंत ही घर से निकल गया था, पर रास्ते में ट्रैफिक होने की वजह से थोड़ा देर हो गया, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अगर मैं समय पर आ गया होता तो इन लोगों की इतनी हिम्मत ना होती कि वह लोग आपको परेशान करते हैं। लेकिन किया बड़े आराम से उनको माफी मांगने से मना करती है और कहती है इट्स ओके सर, कोई बात नहीं, मुझे उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग भी सोच रहे होंगे कि प्रिंसिपल कैसे किया को इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, तो चलिए हम आपको यहाँ पर बताते हैं कि जैसे ही किया के कॉलेज जाने की बात उसके सभी दादा लोग सुनते हैं तो वह सभी खुश हो जाते हैं। वह भी चाहते थे कि किया अपने कॉलेज की लाइफ थोड़ा एंजॉय करें, क्योंकि किया ने जब से होश संभाला था तब से बस उसने दर्द भरे दिन ही देखे थे और उसके सभी दादाजी जानते थे कि उसकी जिंदगी में सिर्फ दर्द के और कुछ नहीं है। और वह दिल से चाहते थे कि किया कॉलेज जाए और थोड़ा वहाँ के माहौल में धूल मिले। और उनके दादाजी को ये भी पता था कि तारा और रजत भी वहाँ पढ़ते हैं आगे, तो किया को जानते ही थे कि वो उनसे अपना बदला लिए बिना उन्हें छोड़ने वाली नहीं है। और कॉलेज के प्रिंसिपल उनके छोटे दादा के अच्छे मित्र थे। वह बाकी सभी लोगों को भी अच्छे से जानते थे, क्योंकि वह सभी दादा लोग कोई छोटी शख्सियत तो नहीं थे जिसे कोई न जाने। वह दुनिया के टॉप 10 बिजनेसमैन में से एक थे, उन्हें हर कोई जानता था। वह किया के बारे में भी जानते थे। जब उन्हें पता चला कि किया उनके कॉलेज में एडमिशन ले रही है तो उनके खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और एक तरह से डर भी लग रहा था कि किया इतनी खतरनाक है, अगर उनसे कोई गलती हो गई तो किया उनके साथ क्या करेगी। वह अच्छे से जानते थे कि किया माफ करने वालों में से नहीं है, इस वजह से वह इतना घबराए हुए थे कि आज पहले दिन ही किया के साथ इतना बड़ा कांड हो गया। अब किया आगे क्या करेगी यह सोचकर उनका घबराना तो लाजिमी था, लेकिन जब किया ने उन्हें तसल्ली दे दिया
कि वो कुछ नहीं करेगी, तब जाकर वह शांत हुए। उन्होंने सभी टीचर्स को बुलाकर किया को उनसे मिलवाया। वह अच्छे से जानते थे कि किया एक बहुत बड़ी डॉक्टर है। फिलहाल वह ये नहीं जानते थे कि वो कोई मेडिकल डॉक्टर है। उन्हें तो बस इतना पता था कि किया एक बहुत बड़ी डॉक्टर है और किया एक हैकर भी है। किया की बहुत सारी कंपनियां हैं। वह दुनिया के टॉप 10 बिजनेस वुमेन में नंबर 1 पर आती है। इस तरह से उसके बारे में कोई नहीं जानता, उसे तरह से ये सब सीक्रेट रहना ही जरूरी था। इसलिए प्रिंसिपल के दिल में किया के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट थी। प्रिंसिपल सभी टीचर्स के साथ किया को मिलवाते हैं। उसमें से 2 टीचर ऐसे थे जो किया को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे थे और वह सोचते थे कि यह प्रिंसिपल की सिफारिश पर आई हुई लड़की है, जरूर इसमें कुछ साइड काम किया होगा, जैसे इसे यहाँ इतने बड़े कॉलेज में एडमिशन मिल गया। क्योंकि किया का जो बायोडेटा तैयार किया गया था वह उसके गांव वाला हाई था। हालांकि किया ने प्रिंसिपल को अच्छे से समझा दिया था कि उसकी आइडेंटिटी किसी भी तरह से यहाँ रिवील नहीं होनी चाहिए और प्रिंसिपल भी उसकी बातों को मान गए थे। प्रिंसिपल ने जब टीचर्स का व्यवहार किया के प्रति इतना फीका देखा तो उन्हें मन ही मन में डर लगने लगा, क्योंकि वह अपने टीचर्स को अच्छी तरह से जानते थे कि जो बच्चे उन्हें पसंद नहीं आते थे उनके साथ उनका व्यवहार अच्छा नहीं था। और प्रिंसिपल अच्छे से जानते थे कि यहाँ जो डाटा जमा किया गया है उसमें किया गांव में पढ़ी लिखी एक एवरेज स्टूडेंट थी, पर वो कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि किया ने उन्हें कुछ करने से ही मना कर दिया था। वह सब कुछ संभाल लेगी, इसलिए प्रिंसिपल भी कुछ नहीं कहते। किया फर्स्ट ईयर की छात्रा थी और किया के क्लास टीचर मनु सर थे। ये सर ए सेक्शन के क्लास टीचर थे। वहीं दूसरी तरफ बी क्षेत्र की क्लास टीचर अपर्णा मैम थी। अपर्णा आहूजा म्यांमार ज्यादा अमीर फैमिली से नहीं थी, वह काफी ज्यादा सीधी सादी और नेक दिल की थी। वहीं दूसरी तरफ मनु सर काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट सर थे। वह कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए हुए थे, इस वजह से वह अपने आप को सबसे ज्यादा एटीट्यूड में रहते थे। इनका नेचर भी थोड़ा अच्छा नहीं था और जब वह किया को देखते हैं तो उन्हें किया इतनी खास नहीं लगती है, जिसकी वजह से वह उसे अपनी क्लास में लें, इसलिए वह साफ साफ प्रिंसिपल से मना कर देते हैं कि वह किया को अपनी क्लास में नहीं ले सकते हैं। उसके क्लास में बच्चे फुल हो चुके हैं, अब एक भी सीट खाली नहीं है, जिसकी वजह से किया को बी सेक्शन में अपर्णा मैम के साथ भेज दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ अपर्णा म्यांमार सोचती हैं कि किया गांव में पढ़ी लिखी है, इसलिए उसे काफी ज्यादा परेशानी हुई होगी, इसलिए उनका व्यवहार किया के प्रति सहानुभूतिपूर्ण था। वह किया को लेकर अपनी क्लास में जाती हैं और सभी से किया का परिचय करवाती हैं। वह सबको अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए कहती है तो किया सिर्फ 2 शब्दों में ही अपना इंट्रोडक्शन खत्म कर देती है। वह कहती है कि मैं किया हूँ और मैं इंडिया की हूँ, बस इतना कहकर वह चुप हो जाती है। तो दोस्तों, आगे क्या होगा? क्या क्लास में किया को कोई परेशान करेगा या फिर किया उसे अच्छा सबक सिखाएगी? जानने के लिए स्टोरी में आगे बने रहिए। एपिसोड 33, किया के क्लासमेट। दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने सुना कि किया को बी क्षेत्र में भेज दिया जाता है और उनकी क्लास टीचर अपर्णा मैम थी। किया के क्लास में आने के बाद वह अपने सीट पर जाकर बैठ जाती है। अब आगे ये सुनकर सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। उनकी हंसी को सुनकर अपर्णा म्यांमार उन्हें डांट कर शांत करती है और किया को बैठने के लिए कहती है। फिलहाल दूसरे लाइन में एक सीट खाली थी, पर किया इन सब के बीच नहीं बैठना चाहती थी, उसे एकांत चाहिए था, इसलिए वह सबसे लास्ट वाली सीट में चली जाती है। जैसे ही वह लास्ट वाली सीट में बैठी है, किसी की आवाज आती है कि इस सीट में मत बैठो, ये सीट हमारे बास की है। उसकी बातों को सुनकर किया चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाती है, लेकिन वहां पर कोई सीट पूरी तरह से खाली नहीं थी और उसे अपने आसपास कोई नहीं चाहिए था, इसलिए वो कुछ नहीं रहती और वहीं बैठी रहती है। अभी कुछ देर ही हुआ था कि उसके सामने एक लड़का आकर खड़ा हो जाता है और किया को अपनी तीखी नजरों से घूरने लगता है। वह लगातार किया को घूरे जा रहा था। उसे पसंद नहीं आ रहा था कि कोई उसकी सीट पर बैठे और इस लड़की की हिम्मत भी कैसे हुई कि वह इस सीट पर आकर बैठ गई।
आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई उसकी सीट के पास भी आने की और यह इस पर बैठी है। वो लगातार वहां खड़े हुए किया को घूरे जा रहा था और किया अपनी नजरें अपने हाथ में लिए किताब पर गड़े हुए थे। वो उसे बड़े ध्यान से पढ़ रही थी। उसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि उसके आसपास क्या हो रहा है। वजह से बैठी थी, एक बार भी अपना सर उठाकर किसी के तरफ नहीं देखा था। सामने खड़ा लड़का, इसका नाम अभय ओबरॉय था। इसके पास ही खड़ा एक दूसरा लड़का जिसका नाम प्रीत कश्यप था। ये दोनों पक्के दोस्त थे और यह एक मिस्टीरियस बैकग्राउंड से आते थे। कोई नहीं जानता था कि यह कौन है, पर इनका ऑरा इतना खतरनाक था कि कोई इनसे पंगा लेने की तो सपने में भी नहीं सोचता था। चाहे सेक्शन ए हो चाहे सीनियर हो, कोई भी उनके मुंह नहीं लगता था। ये कभी किसी से बात नहीं करते थे। ये दोनों दोस्त आपस में ही रहते थे। अभय देखने में काफी ज्यादा सुंदर था। उसका रंग गोरा था, हाइट 6 फीट 4 इंच की थी। उसकी काली आंखें और काले बाल थे। वह देखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता था। लड़कियां तो उस पर मरती थी, पर वह इतना ज्यादा एरोगेंट था कि वह किसी की तरफ एक बार भी नजर उठाकर नहीं देखा था। लड़कियां तो उसके लिए बिल्कुल कचरे के समान थी। वह कभी किसी लड़की से बात नहीं करता था और उसका दोस्त वह अभय से थोड़ा हल्का सांवला था। प्रीत भी अभय की तरह ही मिस्टीरियस बैकग्राउंड से आता था। इसकी भी पर्सनैलिटी काफी अच्छी थी। यह अभय की तरह शांत और डरावना नहीं था, बल्कि यह थोड़ा हंसमुख था, पर यह ज्यादा किसी से बात नहीं करता था। जब इन दोनों ने देखा कि उनकी सीट पर कोई बैठा हुआ है, वो दोनों उसे घूर घूर कर देख रहे थे। अभी थोड़ी देर हुआ था कि किया को अपने ऊपर किसी की नजरें महसूस हुई। वह देखना तो नहीं चाहती थी, फिर भी उसे कुछ एहसास हुआ कि पूरा क्लास इस समय बिल्कुल शांत है, तो वह सोचती है कि एक बार उसे देखना चाहिए कि यह शांति कैसे छा गई। जैसे ही वह अपनी नजरें उठती है, उसके सामने दो हैंडसम लड़के खड़े होते हैं जो अपनी लाल आंखों से उसे ही घूर रहे होते हैं। किया ये देखकर अपनी आंखें छोटी कर लेती है और सोचती है कि ये दोनों मुझे इस तरह से क्यों घूर रहे हैं। फिर वो उनसे कुछ नहीं बोलती और फिर से अपना सर नीचे करके वह अपनी बुक पर अपना ध्यान लगा लेती है। उसकी इस हरकत को देखकर जहां अभय की आंखें ठंडी हो जाती हैं, वहीं प्रीत हल्का सा मुस्कुरा देता है, क्योंकि उसे अब तक तो ये पता चल चुका था कि यह लड़की बिल्कुल उनसे डरने वाली नहीं है और ना ही अब उनका सीट छोड़ने वाली है। ये तो प्रीत को अपनी दोस्त का छोटा वर्जन लग रही थी। जिस तरह से अभय की आंखें हमेशा डार्क होती हैं, इस तरह से जब किया ने उनकी तरफ देखा तो उसकी आंखें भी बिल्कुल वैसे ही डार्क थी। अब तक प्रीत को तो इतना समझ में आ गया था कि इस लड़की को हल्के में नहीं लेना है, और अभय भी यह सब बातें समझ रहा था, पर उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कोई उसे देखकर अनदेखा कर गया। तभी अभय अपनी भारी आवाज में कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम किसी और की सीट पर बैठी हो, और जब हम आ गए हैं तो तुम्हें यहाँ से हट जाना चाहिए। उसकी बातों को सुनकर किया एक बार उनकी तरफ देखती है और बड़े आराम से कहती है कि जब मैं आई थी तो ये सीट बिल्कुल खाली थी और इस पर किसी का नाम नहीं लिखा हुआ था, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से नहीं हटना चाहिए। इतना कहकर वहां फिर से अपनी नजरें नीचे कर लेती है। उसकी बात को सुनकर तो अभय को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिलहाल अब किसी लड़की से बात नहीं करता, लेकिन आज उसे किया से इतनी बातें करनी पड़ी जो उसके शान के खिलाफ थी। उसने गुस्से से अपनी दांतें भेजते हुए कहा, तुम यहाँ सीधे से उठने वाली हो कि मैं तुम्हें यहाँ से उठने के लिए कुछ बंदोबस्त करूं? किया एक नजर उनकी तरफ देखती है, पर वो कुछ नहीं बोलती है। वह बिल्कुल शांत थी। अब अभय को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह फिर से एक बार किया को वहां से उठने के लिए कहता है, पर किया फिर से उसकी बातों को अनसुनी कर देती है। उसका मन तो कर रहा था कि वह इस लड़की को यहाँ से उठकर बाहर फेंक आए, पर वह ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। तभी किया शांत लहजे में कहती है कि मैं सिर्फ एक सीट पर बैठी हूँ और मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ से उठाना चाहिए, क्योंकि मैं इस क्लास की छात्रा हूँ और यहाँ की एक सीट मेरी है और मैं जहाँ चाहूँ वहाँ बैठ सकती हूँ, सो मैं यहाँ बैठ गई, आगे तुम्हारी मर्जी है।
इतना बोलकर वह चुप हो जाती है। ये सुनकर अभय को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह अपने सामने वाली सीट पर बैठे हुए लड़के को जोर से पीछे से एक लात मारता है। वह लड़का जाकर सीधा नीचे गिर जाता है। अब वह समझ चुका था कि यह हालत उसे क्यों पड़ी थी, क्योंकि अभय जब से किया से बात कर रहा था वहां दांत निकाल कर हंसे जा रहा था और इस बात से अभय को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। ये भी इनका ही दोस्त था पर बहुत ही ज्यादा मजाकिया किस्म का था। यह उनकी मुलाकात यही कॉलेज में हुई थी। उसका नाम आलोक था। ये देखने में ठीक ठाक ही था, इसका व्यवहार बहुत ही अच्छा था, इस वजह से इन लोगों ने इसे दोस्ती कर ली थी। आलोक चुपचाप अपनी जगह से उठ जाता है क्योंकि वह जान गया था कि अभय किसी लड़की के पास बैठने वाला नहीं है, उसे ही अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी। वह चुपचाप उठकर किया के बगल जाकर बैठ जाता है और अभय आलोक की जगह पर जाकर बैठ जाता है। अब बच जाता है प्रीत। वह उन दोनों को खड़ा होकर एक तक देखता रहता है और सोचता है कि अब मैं कहाँ बैठा हूँ। ये सोचकर वह भी जाकर आलोक के बगल में बैठ जाता है। इसके बाद से बारी बारी से सारे लेक्चरर्स खत्म हो जाते हैं पर वो तीनों आपस में एक भी बात नहीं करते हैं। आलोक बहुत बार कोशिश करता है कि वह किया से कुछ बातें करे पर किया उसके किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही थी। अब तो आलोक भी थक चुका था, इसलिए वह भी बोलना बंद कर दिया। जैसे ही लेक्चर खत्म हुआ किया शांति से उठकर वहां से जाने लगती है। उसे भूख लगी थी तो वह सोचती है कि उसे कैंटीन जाना चाहिए और वह कैंटीन की तरफ बढ़ जाती है। तभी तारा और उसके दोस्त कैंटीन में बैठे हुए थे। उनकी नज़र किया पर पड़ती है, वो उसी की तरफ आ रही थी। ये देखकर तारा के होठों पर डेविल स्माइल आ जाती है और उसका दिमाग खुराफात सोचने लगता है। वह लोग सबसे सामने बैठे थे, इस वजह से ही किया उनके पास से गुजरती है। तारा जल्दी से पिंकी को कुछ इशारा करती है और किया जैसे ही उनके टेबल के बगल से गुजरने लगती है, पिंकी अपना पैर उसके सामने कर देती है। किया पहले से ही जानती थी कि यह घटिया लड़की अपनी आदतों से बाहर आने वाली नहीं है, इसलिए जैसे ही पिंकी अपना पैर सामने करती है, किया जोर से अपने पैरों की हील उसके पैर पर रखते हुए चली जाती है, जिसकी वजह से पिंकी की जोरदार से चीख निकल जाती है और वह रोने लगती है। अब सब लोगों का ध्यान उसे पर जाता है तो वह सभी घबरा जाते हैं और पिंकी से पूछने लगते हैं कि क्या हुआ। पिंकी गुस्से से किया को घूर रही थी। पिंकी की आंखों में आंसू भरा हुआ था। अब वो किसी को क्या बताएं कि उसने क्या किया था। अगर वो कहेगी कि किया ने उसके पैरों को कुचला है तो सब उसे ही बेवकूफ समझेंगे, क्योंकि वह जिस साइड बैठी थी उसे साइड से तो किया के पैर काफी दूर थे और पिंकी का पैर तो अपने टेबल के नीचे था, तो किया वहां पर डालकर कैसे उसे कुचल सकती है। सोचकर पिंकी अपना दांत पीस कर रह जाती है। अब उसे किया के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वह किया को जान से मार डालना चाहती थी। वह अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वही तारा डर के मारे ये सोच रही थी कि कहीं पिंकी सबको बता ना दे कि यह काम उसी ने उससे कहा था, लेकिन पिंकी तारा की चमची, उसने नैना का नाम नहीं लिया और बस वहां से किसी को सफाई ना देना पड़े, किस वजह से उठकर जल्दी से चली जाती है। दूसरी तरफ किया के होठों पर एक टेबल स्माइल आ जाती है। तब तक वहां पर अभय, प्रीत और आलोक भी पहुंच जाते हैं। वह अपनी टेबल के पास जाते हैं। उसे टेबल के पास बैठी दूसरी टेबल पर किया उन्हें नजर आती है, क्योंकि किया उसे टेबल पर अकेले बैठी थी। इस वजह से सबकी नजर उसे पर चली जाती है। वह देख रहे थे कि किया बड़े शांति के साथ अपना लंच कर रही थी। अभय की नजर उसकी लंच पर जाती है। उसने लंच में सिर्फ सैंडविच और सॉलिड ही लिया था। ये देखकर अभय अपनी आंखें छोटी कर लेता है और वह चुपचाप जाकर अपनी टेबल पर बैठ जाता है। आलोक इन लोगों के लिए खाना ऑर्डर करता है और सभी अपना लंच करने लगते हैं। उधर तारा घूर घर के अभय को देखे जा रही थी। वह अभय को फंसाना चाहती थी पर अभय ऐसा था कि उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा था। तारा अपने आप को इस पूरे कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की समझती थी, इस वजह से वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस में रहती थी कि वह अभय को अपने झांसे में आराम से ले लेगी।
पर इतने वक्त से अभय ने उसे एक बार भी बात नहीं किया था। क्या सोचकर ही तारा को काफी ज्यादा गुस्सा आता था। वह अभय को अपनी ललचाही नजरों से देख रही थी। तभी रजत की नजर तारा पर पड़ती है और वो उससे पूछता है कि वह किस इतना ध्यान से देख रही है। नैना हावड़ा जाती है और कहती है कि कुछ नहीं, वह जो नई लड़की आई है उसी को देख रही हूँ। रजत पीछे मुड़कर देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि वह यानी तुम अपनी बहन को देख रही हो। उसके बात सुनकर उनके साथ बैठे सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि यह लड़की उसकी बहन है, तो फिर उसने सुबह उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया था। वही तारा हंस पड़ती है और कहती है कि कौन सी बहन, और मेरी बहन नहीं है वो तो वह लड़की है जिसे मेरे मम्मी पापा ने घर से निकाल दिया है। वह ये बात बहुत ही ज्यादा इतराते हुए कह रही थी। रजत सिर्फ उसे देख रहा था, उसने इस बात पर कुछ नहीं कहा। रजत को याद आया कि जब वह छोटे थे तो किया कैसे उसके आगे पीछे दिन भर घूमा करती थी। किया और रजत बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे। पहले किया देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती थी, गोलू मोलू सी, बिल्कुल किसी बेबी डॉल की तरह। वही रजत यह सोचने से अपने आप को नहीं रोक सका कि गांव जाने पर किया की हालत कैसी हो गई है। वो वहां खेती किसानी करके कैसी सांवली सी हो गई है। अभी रजत यह सब अपने मन में सोच ही रहा था कि तारा उसकी तरफ देखकर बोलती है, रजत चलो हमें क्लास लेने नहीं चलना है क्या। रजत अपने ध्यान से बाहर आता है और कहता है हाँ चलना है, चलो चलते हैं करके वह सभी वहां से चले जाते हैं। किया भी अपना लंच खत्म करके वहां से क्लास के लिए निकल जाती है। धीरे धीरे करके सारे क्लास खत्म हो जाते हैं और किया क्लास लेने के बाद अपने क्लासरूम से बाहर निकल जाती है। वह आगे आगे जा रही थी, उसके पीछे पीछे थोड़ी दूर पर ही अभय, आलोक और प्रीत भी जा रहे थे। वह देख सकते थे कि सुबह से अभी तक किया ने किसी से बात तक नहीं किया, ना ही कोई उसके पास उससे फ्रेंडशिप करने के लिए आया। वह सोच रहे थे कि किया गांव से आई है, शायद इसी वजह से वह इस जगह पर ठीक से सेटल नहीं हो पा रही है। पर उन लोगों को क्या पता कि किया की तो यह आदत ही है, वो किसी को अपने आसपास पसंद नहीं करती थी, उसे एकांत और शांति चाहिए थी। तभी किया गेट से बाहर निकालकर दूसरी तरफ सड़क पार करके पैदल ही निकल जाती है। वो लोग भी अपनी कार पार्किंग लेने चले जाते हैं और वहां से बैठकर अपने घर को चले जाते हैं। उधर किया जैसे ही अपने कार के पास पहुंचती है, उसका ड्राइवर उसका इंतजार कर रहा था। किया ड्राइवर को बाहर करके खुद कार ड्राइव करते हुए चली जाती है। किया अपनी कार खुद ड्राइव करती थी, बहुत ही काम ऐसा होता था कि वह ड्राइवर को साथ लेकर चले। किया जैसे ही अपने विला पहुंचती है, वो देखी है कि पासा वहां आया हुआ था। किया को पता था कि पासा क्यों आया हुआ है। किया पाशा को उसका इंतजार करने को कहकर सीधा अपने रूम में चली जाती है और वो कपड़े चेंज करके थोड़ा रिलैक्स होकर वापस आती है। तब तक लिया भी वहां आ चुकी थी। अब वह सब बैठकर बातें करने लगते हैं। पासा बताता है कि थॉमस अगले हफ्ते इंडिया आ रहा है और उसने सनशाइन होटल में अपनी मीटिंग रखी है। वह इस बार बहुत बड़ा प्लान बना रहा है। इस बार वह ड्रग्स की एक बड़ी खेप इंडिया मंगा रहा है। एक हफ्ते बाद उसी की मीटिंग रखी गई है और वो मिस्टीरियस मैन भी वहां आने वाला है, जो इंडिया में उसके इन सभी कारनामों को अंजाम देता है। इन सारे इलीगल कामों को इंडिया के कोने कोने तक वही मिस्टीरियस मैन फैलता है। उसकी बात सुनकर किया उसे सभी तैयारी करने को कह देती है। वो सभी अगले हफ्ते वहां जाएंगे और थॉमस को अपने कब्जे में लेंगे, जिससे वह उसे मिस्टीरियस मैन तक पहुंच सके। पासा किया की बातों को एग्री करता है और फिर वहां से निकल जाता है। अब लिया और किया दोनों आपस में कुछ देर बातें करती हैं। फिर उसके बाद वह दोनों डिनर करके अपने अपने रूम में चली जाती हैं। किया जैसे ही अपने रूम में पहुंचती है, उसे याद आता है कि आज उसे एक मेल आया था। क्लास में होने की वजह से उसने उसे मेल को चेक नहीं किया था, पर उसे अच्छे से याद था कि यह मेल इस नंबर से आया था जिस पर आज से 1 महीने पहले किया ने कॉन्ट्रैक्ट किया था।
तो दोस्तों अब आगे क्या होने वाला है, आगे किया कि जिंदगी का कौन सा राज खुलने वाला है, वह मेल किसका आया हुआ था, ये जानने के लिए स्टोरी में बने रहिए और आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बढ़ाते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 34, किया के बायोलॉजिकल पेरेंट्स से कॉन्ट्रैक्ट। अभी तक आपने पिछले एपिसोड में सुना था कि किया थॉमस को पकड़ने के लिए प्लेन बनती है, फिर उसके बाद वह आराम करने अपने रूम में चली जाती है। तभी उसे दोपहर में आए मेल का ध्यान आता है और उसे वह चेक करने लगती है। अब आगे चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि यह मेल किया ने किसको किया था। पिछले जन्म में किया को अच्छे से याद था कि जब तारा इस घर में लौट आई थी और सबको किया की सच्चाई पता चली थी कि वो उनकी रियल बेटी नहीं है, तो उसके बाद किया के पापा ने उसके पेरेंट्स को खोजने के लिए उसका एड पेपर पर दे दिए थे, जिसकी वजह से कुछ दिनों बाद उनके पास एक आदमी आया था और वह उन लोगों को ये बताता है कि वह किया के घर से है और वह उसे लेने आया है, पर वह देखने में बिल्कुल किसी गार्ड की तरह था, जिस वजह से वह सब सोचते हैं कि किया की फैमिली बहुत ज्यादा गरीब है और जरूर या उसका पिता होगा जो कहीं पर गार्ड की जॉब करता होगा। और यह सब देखकर किया भी थोड़ा घबरा गई थी। वह ये बिल्कुल नहीं सोच पा रही थी कि वह इतने सालों से जिस माँ बाप के साथ रही थी उन्हें छोड़कर वह किसी अनजान के पास चली जाए, और उसने उनके साथ जाने से साफ साफ मना कर दिया था। उसने साफ साफ कह दिया था कि वह उन्हें नहीं जानती है और उनके साथ नहीं जाना चाहती है। उसके बाद से उन लोगों ने काफी बार किया को अपने पास बुलाने की बात कही थी, पर किया के बार बार मना करने की वजह से उन लोगों ने यह मान लिया कि किया की खुशी इन्हीं लोगों के साथ है, वो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। इस वजह से उन लोगों ने किया को जबरदस्ती अपने पास बुलाने की जिद छोड़ दी और किया को उसके मर्जी की करने दी। लेकिन बाद में अंत में किया को मौत मिली थी, यह सोचकर ही उसकी आंखों में आंसू की एक बूंद आ जाती है। किया अपनी आंखों से आंसू को नहीं बहाने देती, वह अपनी आंखों को बंद कर लेती है। पिछले जन्म में जिस फोन से नंबर से किया के पिता ने उसे फोन किया था, फोन नंबर उसे आज भी याद था। इस वजह से किया ने एक बार उसे नंबर पर कांटेक्ट करना चाह, वह देखना चाहती थी कि क्या सच में वह नंबर सही है कि नहीं। और 1 महीने पहले किया ने उसे नंबर पर कांटेक्ट किया था उधर से। तभी फोन रिसीव होता है और सामने से एक गहरी आवाज आती है, हेलो कौन बोल रहा है। किया इस आवाज को सुनकर कुछ देर खामोश हो जाती है, उसे समझ में नहीं आता है कि वह क्या बोले। फिर वह बड़े ही शांति के साथ पूछती है कि क्या ये राजेंद्र सूर्यवंशी का नंबर है। किया को नाम इस वजह से याद था कि पिछले जन्म में कई बार उसने अपने इस पिता के मुंह से अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स का नाम सुना था। इस वजह से किया उनसे उनका नाम पूछता है। सामने से आवाज आती है कि हाँ बोल रहा हूँ। फिर किया कुछ देर के लिए ये सुनकर खामोश हो जाती है, उसे कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसका मन क्यों इतना ज्यादा बेचैन हो रहा है। सामने से उसे आवाज को सुनकर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह क्या बोले उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वही काफी देर खामोशी को सुनकर वह व्यक्ति फिर से बोलता है, बेटा कौन है आप, और आप हमारा नाम क्यों पूछ रहे हैं। इस आवाज को सुनकर मानो किया के दिल को सुकून का एहसास हो रहा था। पता नहीं ये किस तरह का एहसास था। यह एहसास था पहली बार अपने बायोलॉजिकल पिता की आवाज सुनने का, या फिर कुछ और, उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी वह धीरे से कहती है कि आपकी कोई बेटी वर्षों पहले खो गई थी, क्या आप लोग उसे अभी भी ढूंढ रहे हैं। उसकी बातों को सुनकर दूसरी तरफ बिल्कुल खामोशी छा जाती है। काफी देर तक उसे तरफ से कोई आवाज नहीं आती है। फिर वो व्यक्ति अपने लड़खड़ाती हुई जबान में कहता है कि हाँ वो हमारी प्यारी प्रिंसेस थी जो बचपन में ही हमसे बिछड़ गई थी। उसे हम आज तक ढूंढ रहे हैं, पर वो हमें अभी तक नहीं मिली। क्या बेटा आप उसके बारे में कुछ जानती हैं। किया रहती है कि हाँ मैं उसके बारे में जानती हूँ। वह आदमी खुशी से पूछता है कि क्या आप हमें उनसे मिलवा सकती हैं। क्या सच में वह हमारी बेटी है। अगर वो हमारी बेटी नहीं हुई तो किया कुछ नहीं कहती। फिर थोड़ी देर बाद वह कहती है,
कि मैं एक एड्रेस आपको सेंड कर रही हूँ, आप डीएनए के लिए वहाँ पर अपने सैंपल को जमा करवा दीजिए, साथ में मैं आपकी बेटी के भी ब्लड सैंपल भेज दूंगी, उसके बाद आप जैसा चाहेंगे वैसा करिएगा। उसकी बातों को सुनकर एक पल के लिए तो उसे आदमी को उम्मीद होती है कि शायद उसकी बेटी अब उसे मिल जाए। वह तुरंत किया की बातों को मान जाते हैं और वह ब्लड सैंपल उसके बताए एड्रेस पर भेज देते हैं। किया भी अपना ब्लड सैंपल वहां भेज देती है। फिलहाल ये हॉस्पिटल उन्हीं लोगों का था, ये किया को अच्छे से पता था। इसी वजह से उसने इस अस्पताल को चुना था जिससे किसी भी तरह की कोई गलतफहमी ना रह जाए। और जब डीएनए मैच हो जाता है तो वह लोग किया को मेल करते हैं। किया ये देखकर अब 100% श्योर हो गई थी कि यह उसके बायोलॉजिकल माता पिता ही है, क्योंकि किया किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। वह जानती थी कि इस दुनिया में जितने उसके दोस्त नहीं, उससे कहीं ज्यादा उसके दुश्मन हैं और उसकी छोटी सी भी लापरवाही उसके लिए एक बड़ा खतरा बन सकती थी। अभी जब किया उसे मेल को पढ़ रही थी तो उसमें वही सब रिपोर्ट थी और नीचे लाइन में रिक्वेस्ट किया गया था कि बेटा आप हमें अपनी प्रिंस से मिला दीजिए, आपका यह एहसान हम पर जिंदगी भर रहेगा। किया के हाथ लैपटॉप के बटन पर चलने लगे। उसने उन्हें एक मेल कर दिया और मिलने के लिए एड्रेस सेंड कर दिया। अब किया को अपने बायोलॉजिकल माता पिता से मिलने जाना था। किया पहले भी इनके बारे में सीक्रेट तरीके से जानकारी इकट्ठा कर रही थी, लेकिन ये लोग कोई आम लोग नहीं थे। इसकी वजह से इनकी उतनी ही जानकारी किया को मिल सकी जितनी इन्होंने रिवील कर रखी थी। और उसके मुताबिक ये लोग गांव के रहने वाले हैं और उनके पापा का एक छोटा सा बिजनेस है। के मुताबिक बस इतना ही पता चलता था कि यह लोग अमीर नहीं है और ना ही बहुत ज्यादा गरीब है। किया ने फिर ज्यादा इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि यह जान रही थी कि आगे चलकर उन्हें उनसे मिलने जाना ही है, क्योंकि इस बार वह पिछली बार की तरह कोई गलती नहीं करना चाहती थी। वह एक बार अपने परिवार से जरूर मिलना चाहेगी। तो दोस्तों आगे क्या होगा? क्या किया अपने बायोलॉजिकल माता पिता से मिलने उनके पास जाएगी? क्या सच में उसके माता पिता गरीब थे? उनसे मिलने के बाद किया को उनके बारे में कौन सी सच्चाई पता चलती है? ओम और शिवाय को क्लब में कौन सी दो लड़कियां मिलती हैं? इस बार भी ओम किस पंगे में फंस जाता है? ये सब जानने के लिए आप इसका नेक्स्ट एपिसोड सुनना बिल्कुल ना भूले और जाने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। एपिसोड 35, निया और ईशा से ओम की मुलाकात। पिछले एपिसोड में अभी तक आपने सुना कि किया अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स से मिलने की तैयारी कर रही थी। उसने मिलने के लिए एक एड्रेस उन्हें भेज दिया था और उधर दूसरी तरफ रेहान ठीक होकर आप ही जाने लगा था। अब आगे उधर दूसरी तरफ रेहान भी धीरे धीरे करके अब काफी हद तक ठीक हो चुका था। उसकी इंजरी भी अब काफी हद तक कर हो चुकी थी और वह ऑफिस जाने लगा था। आज मयंक मीटिंग के लिए कहीं बाहर गया हुआ था। इस वक्त रेहान की ऑफिस में ओम और शिवाय आए हुए थे। वो दोनों रेहान से शाम को क्लब जाने की बातें कर रहे थे, पर रेहान अभी हाल ही में ठीक हुआ था, वह वहां नहीं जाना चाहता था। इस वजह से उसने उन्हें मना कर दिया। उसकी बातों को सुनकर अब ओम और शिवाय का भी मन अकेले क्लब जाने का नहीं हुआ, इसलिए वो ऑफिस में ही बने अपने रूम में चले जाते हैं और दोनों स्नैक्स और बियर लेकर अकेले ही एंजॉय करने लगते हैं। बातों ही बातों में शिवाय ओम से पूछता है कि यार तुझे ठीक से नींद आती है कि नहीं? उसकी बातों को सुनकर ओम कंफ्यूजन से उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है कि ऐसा तू क्यों पूछ रहा है, मुझे भला नींद क्यों नहीं आएगी? तभी शिवाय हंसते हुए कहता है कि वो दर्शन, अभी मैं ऑफिस के अंदर जब आ रहा था तो मुझे एक लड़की दिखाई दी, वो बिल्कुल तेरी चुड़ैल गर्लफ्रेंड की तरह ही थी। उसकी बात को सुनकर ओम अपनी आंखें बड़ी करके उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है कि मेरी कौन सी चुड़ैल गर्लफ्रेंड है जो उसे लड़की को देखकर तुझे याद आ गई? शिवाय हंसते हुए कहता है कि अरे वही याद नहीं है क्या जिसने तुझे उसे दिन पटक पटक के मारा था? उसका इतना ही कहना था कि ओम की आंखों के सामने उसे दिन का नजारा घूमने लगता है और उसे याद आता है कि उसे रिकवर होने में कितने दिन लग गए थे। उसे लड़की ने तो उसके हाथ पैर की हड्डी तोड़ डाली थी।
उसका पूरा शरीर दर्द से टूट रहा था। वह अस्पताल में एक मुर्दे की तरह पड़ा हुआ था। पूरा शरीर उसका पत्तियों से भरा हुआ था। ये सब से ही उसे याद आता है। उसके मुंह में भारत बियर उसके मुंह से निकालकर बाहर आ जाता है और वह तेज तेज से खांसने लगता है। उसकी ऐसी हालत देखकर शिवाय जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भविष्य में उसे चुड़ैल को तेरी बीवी बना दे। इतना सुना ही था कि ओम शिवाय के ऊपर कूद पड़ता है और उसे मारना शुरू कर देता है। वो उसे जोर जोर से मारते हुए कहता है, साले तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे इतनी बुरी बद्दुआ देने की। भगवान करे वह तेरी बीवी बन जाए और हर रोज सुबह शाम उठते बैठते तुझे इस तरह मारे। तभी शिवाय हंसते हुए कहता है कि अरे भगवान ने तो पहले ही तेरे साथ उसकी जोड़ी फिट कर दी है, इसीलिए तो हम सबको छोड़कर उसने तुझे ही चुना था। कितना प्यार बरसा रही थी तुझ पर। वो उसकी बात सुनकर ओम को गुस्सा आने लगता है और कहता है कि हाँ, अब की बार मिलेगी तो वह सारा प्यार कह दूंगा तेरे ऊपर बरसा दे और उसे तेरे बारे में इतना उठपटांग कहूंगा कि वह गुस्से में तेरे साथ क्या करेगी तू तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। ये सुनकर तो अब शिवाय बिल्कुल सब पका जाता है। वह जानता था कि इसका यह पागल दोस्त कुछ भी कर सकता है और कहीं कुछ उल्टा सीधा उसे जाकर कह दे उसकी तो सहमत ही आ जाएगी और वह ओम की तरफ घूर घूर कर देखने लगता है। अब तो उसके होठों से हंसी बिल्कुल गायब हो गई थी। अब बारी ओम के हंसने की थी। वो हंसते हुए कहता है कि देखा देखा, उसे चुड़ैल का तो नाम ही काफी है डराने के लिए। इसका एक बार नाम बस ले लो, बड़े बड़े डायनासोर भी उसके आगे पीक पड़ जाएंगे। ओम जोर जोर से हंसने लगता है। अब तो शिवाय का भी मूड खराब हो जाता है। कहता है, क्या यार, तूने तो पूरा बना बनाया मूड ही खराब कर दिया। चल चलते हैं हम लोग क्लब में, थोड़ा सा वहाँ मूड बनाएंगे, एंजॉय करेंगे, फिर घर निकल जाएंगे। उसकी बात पर ओम भी हामी भरते हुए कहता है, हाँ यार, सारा मूड खराब हो गया। उसे चुड़ैल का नाम लेते ही चल चलते हैं। दोनों वहां से उठकर क्लब की ओर निकल जाते हैं। वह जैसे क्लब में जाते हैं, बियर काउंटर के पास जाकर बैठ जाते हैं और अपने लिए ऑर्डर करते हैं। वह अभी पी ही रहे थे कि उनके बगल वाली सीट पर कहीं से दो लड़कियां आकर बैठ जाती है। उसमें से एक लड़की वेटर को आवाज देते हुए टकीला ऑर्डर करती है। वो दोनों लड़कियां अपनी आंखों पर बड़ा मास्क पहने हुए थी, जिसकी वजह से उनका पूरा चेहरा कवर था। सिर्फ उनके गुलाबी होंठ ही दिखाई पड़ रहे थे। वह लड़कियां देखने में काफी ज्यादा हॉट थी। एक ने जीन्स कैरी किया हुआ था तो दूसरे ने शॉर्ट रेड ड्रेस पहना हुआ था। वो लड़कियां देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अब तो ओम की नजरें उसे लड़की पर जाकर टिक गई थी जिसने रेड कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी। वह उसे अपनी नशीली आंखों से घूर घूर कर देख रहा था और शिवाय से कहता है, अरे यार देखना, वह लड़की कितनी प्यारी लग रही है, कितनी मासूम सी है। शिवाय भी उसे और नजर डालता है तो उसे वह दोनों लड़की दिखाई देती हैं। अब वह भी थोड़ा टर्न होकर उनकी तरफ मुंह करके बैठ जाता है। वह देखता है कि उसमें से एक लड़की जो ब्लू जीन्स पहनी हुई थी और ऊपर एक टाइट सा स्लीवलेस टॉप पहना हुआ था, जिसकी वजह से उसका पूरा फिगर खिलकर बाहर दिखाई दे रहा था। उसे देखते रही शिवाय की तो हालात ही खराब होने लगी। वो उसे अपनी प्यार भरी निगाहों से देख रहा था। हालांकि उन लड़कियों ने मास्क पहन रखा था, फिर भी कोई उन्हें एक नजर ही देखकर बता दे कि वह कितनी ज्यादा प्यारी और मासूम लग रही हैं। और जिस तरह से एकांत में बैठी हुई है, इससे तो यही लग रहा है कि उनके यहाँ कोई ज्यादा दोस्त भी नहीं है। वह दोनों ही पैक पर पैक लगाए जा रही थी और इधर ये दोनों ओम और शिवाय उसे अपनी प्यार भरी नजरों से घूरे जा रहे थे, मानो इन लोगों को तो पहली नजर वाला प्यार ही हो गया था। तभी वह देखते हैं कि वो दोनों लड़कियां वहां से उठकर डांस फ्लोर पर चली जाती है और पहले वाली लड़की डीजे वाले से कहकर अपना मनपसंद गाना चलती है और गाने की धुन पर फिरते हुए वह डांस करने लगती है। उसके डांस स्टेप इतने अच्छे थे कि सभी लोग उन दोनों लड़कियों को घूर घूर कर देखे जा रहे थे, पर वो दोनों अपने आप में मस्त डांस किया जा रही थी। इधर ओम और शिवाय, इन दोनों का दिल भी तेजी से धड़क रहा था।
अब इन दोनों से रहा नहीं गया तो ये भी उठकर सीधा डांस फ्लोर की तरफ बढ़ जाते हैं, पर अभी उनकी हिम्मत उनके पास जाने की नहीं होती तो वो दूर से ही वहां जाकर डांस करने लगते हैं। तभी हमारे ठरकी ओम बाबू जाकर अपनी वाली के सामने खड़े होकर फ्लर्ट करते हुए उसे डांस करने लगते हैं। और जैसे ही डांस करते करते वह उसे लड़की के नजदीक आते हैं तो देखते हैं कि वो लड़की उसे कुछ नहीं कह रही है, तो उनकी थोड़ी और ज्यादा हिम्मत बढ़ जाती है और वह सरकते सरकते उसे लड़की के और करीब आ जाते हैं। अब वो उसे लड़की को पास से एकदम स्पष्ट देख पा रहे थे। उसका खूबसूरत सा चेहरा जो मास्क में ढका होने की वजह से और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था, उसकी भूरी आंखें और उसके गुलाबी पिखोंठ, हाय हाय, ये सब देखकर तो हमारे ओम बाबू का तो दिल काफी जोरों से धड़कने लगा था। उनका गला सूख रहा था, उनका मन कर रहा था कि वह आगे बढ़कर उसे लड़की के होठों को चूम ले। पता नहीं इस वक्त उन्हें क्या हो गया था, माना कि ओम थोड़ा फ्लर्टी किस्म का था, लेकिन वो बहुत ही सभ्य था, कभी किसी लड़की के साथ मिसबिहेव नहीं करता था, हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करता था। पर इस समय पता नहीं उनके दिल के साथ क्या हो रहा था कि वो उसे लड़की की तरफ खींचे चले जा रहे थे। इस समय उन्हें बिल्कुल होश नहीं था कि वह क्या कर रहे हैं। उधर वह लड़की भी हल्के नशे में थी। जैसे ही अपने ओम बाबू उसके करीब जाते हैं वह बहकने लगते हैं और वह डांस करते करते अपना हाथ उसे लड़की की कमर पर रख देते हैं। जैसे ही उसे लड़की को एहसास होता है कि उसकी कमर पर किसी का हाथ आया है, उसका पूरा शरीर झंझना जाता है और वह अपनी आंखें बड़ी करते हुए वह ओम को देखते हैं, माना कि उसने पी रखी थी, पर इतना ही भी नहीं उसे चढ़ा था कि वह सामने वाले इंसान को पहचान ना सके, और वह ओम को देखते ही तुरंत पहचान जाती है और मन में कहती है, साला ठरकी फिर से मेरे सामने आ गया, मेरा सारा चढ़ा हुआ तो इसने उतार दिया, रुक कुत्ते, अभी मैं तेरा चढ़ा हुआ भी उतरती हूँ। इतना सोचकर वह ओम को घूर कर देखने लगती है और उधर ओम बाबू तो अपनी दुनिया में मस्त, पता नहीं कौन कौन से ख्वाब बनाए जा रहे थे। जैसे ही ओम ने उसे लड़की को टच किया, उसके शरीर में अजीब सी हलचल होने लगी थी और उसे लड़की का टच ओम को बहुत ही अच्छा लग रहा था। अब कौन बताएं अपनी ओम बाबू को कि यह टच जो इस समय आपको इतनी अच्छी फीलिंग महसूस कर रहा है, जैसे ही पता चलेगा कि यह टच उसी चुड़ैल का है, सारी फीलिंग का तो सत्यानाश हो जाएगा और ओम बाबू का क्या हाल होगा ये तो भगवान ही जाने। उधर वह लड़की और कोई नहीं, हमारी निया थी, जिसने उसे दिन ओम को बहुत ही बुरी तरह से मारा था, लेकिन आज ओम को अपने सामने देखकर उसका गुस्सा फिर से उसे पर हावी होने लगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके सामने आकर उसे टच करने की। उस दिन ओम ने उसका चेहरा नहीं देखा था, पर निया ने उसकी पिटाई करते हुए उसका मास्क हटा दिया था, जिस वजह से निया उसे पहचान पा रही थी। अब निया उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती है और उसकी हाथ को अपने कमर से हटाकर उसे पकड़ के जोर से मरोड़ देती है, जिसकी वजह से हमारे ओम बाबू की तो चीख ही निकल जाती है और वहां पर फिर से एक बार सन्नाटा छा जाता है। ओम ने इतना जोर से चीखा था कि सब डर जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि यहाँ क्या हुआ था और सभी लोग डांस रोककर इधर उधर देखने लगते हैं। गाना भी बजाना अब बंद हो चुका था। उधर जब शिवाय देखा है कि ओम ने इतनी तेज से चीखा तो वह दौड़ के ओम के पास जाता है। अब निया शिवाय को भी देख लेती है और वह समझ जाती है कि ये दोनों ठरकी यहाँ पर आए हुए हैं। निया का तो पूरा मूड ही खराब हो जाता है और वह तुरंत ईशा को लेकर अपने साथ वहां से निकल जाती है। ये दूसरी लड़की जो निया के साथ थी वह ईशा थी। ये दोनों हैंग आउट करने यहाँ पर आई थी, पर उन्हें नहीं पता था कि यहाँ उनकी मुलाकात इन लोगों से हो जाएगी। इसकी वजह से अब इन दोनों का मूड बहुत ज्यादा खराब हो गया था और वह दोनों वहां से तुरंत निकल जाती हैं। उधर शिवाय घबराते हुए उससे पूछता है कि ओम तुझे क्या हुआ, तो इस तरह से क्यों चीखा। ओम अपने हाथों को पकड़कर बहुत ही मासूमियत से शिवाय की तरफ देखा है और उसे सब बता देता है। अब शिवाय को तो उसकी बातों को सुनकर इतनी जोर से हंसी आती है कि वह ठहाका मारकर जोर जोर से हंसने लगता है। वह अपना पेट पकड़कर जोर जोर से हंस रहा था, उसे अपनी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी।
ये देखकर तो अब ओम को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा। एक तो यहाँ उसकी जान पर बनाई है, उसका हाथ दर्द से फटा जा रहा है, और दूसरा उसका यह पागल दोस्त उसके ऊपर हंसे जा रहा है। ओम उसे चिल्लाते हुए कहता है कि इसमें हंसने वाली क्या बात है जो तू इतना हंस रहा है। तभी शिवाय अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहता है कि ओम बच्चे अब तो बिल्कुल सतर्क हो जा, तुझे उसे चुड़ैल लड़की का श्राप लग गया है। अब तू जब जब किसी लड़की के पास जाएगा तुझे इसी तरह से लात पड़ेगी। इसलिए आज के बाद से तू बिल्कुल सतर्क रहना और भूल कर कभी किसी लड़की के पास मत जाना। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि उसे चुड़ैल का साया तेरे ऊपर अभी भी मंडरा रहा है। शिवाय की बातों को सुनकर तो अब एक पल के लिए ओम को भी कुछ डाउट होने लगा। वह सोचने लगा कि लगता है जाते जाते उसे लड़की ने मेरे ऊपर काला जादू कर दिया है कि मैं जब किसी लड़की के पास जाऊं तो वह सीधा मुझे पीटना शुरू कर दे। अब बेचारे हमारे ओम बाबू को क्या बताएं कि जिस परी के पास वह गया था वह तो वही चुड़ैल वाली अम्मा थी। अब इन्हें क्या पता कि यह आज फिर से एक बार उसे पीटते पीटते बचे हैं। अगर यह इन्हें पता चल जाए तो इनके तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाए और यह उल्टे पैर यहाँ से भाग जाएं। अब दोनों वहां से चले जाते हैं। एपिसोड 36, किया के बचपन की दोस्त। अभी तक आपने स्टोरी में सुना कि ओम और शिवाय क्लब गए थे जहां उनकी मुलाकात निया से होती है और एक बार फिर ओम अपनी आदतों की वजह से निया से पीटते पीटते बचता है। अब आगे दूसरा दिन सुबह का वक्त। किया सुबह 4 बजे उठ जाती है और अपना वर्कआउट करने के बाद वह जल्दी से तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। ऑफिस जाने के बाद वहां पर वह अपने पेंडिंग पड़े सारे कामों को करती है। बाकी काम लिया को बात कर 9 बजे तक में कॉलेज के लिए निकल जाती है। आज उसे अपने बायोलॉजिकल फैमिली वालों से भी मिलना था, जिसके लिए उसने कॉलेज के सामने ही एक कैफे का एड्रेस दे दिया था। वो कॉलेज पहुंचकर जल्दी जल्दी अपने क्लासरूम की ओर बढ़ने लगती है। तभी अचानक रास्ते में वह एक लड़की से टकरा जाती है। जैसे ही दोनों की टक्कर होती है सामने वाली लड़की, उसके हाथों में कुछ बुक्स होते हैं, वह बुक के साथ ही नीचे गिर जाती है और फर्श पर सारे बुक बिखर जाते हैं। या उसे सॉरी बोलते हुए उसे बुक को उठाने लगती है। वह लड़की बहुत ही गुस्से के साथ किया को देखते हैं, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र किया पर पड़ती है उसके होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है और वह मन में ही बोलती है या तो किया है। किया जल्दी जल्दी बुक उठाकर उसे लड़की के हाथों में पकड़ा देता है। तभी देखी है कि वो लड़की बिना पलक झपक उसे एकटक देखे जा रही है। किया थोड़ा ध्यान से उसे देखने लगती है। अब किया को भी याद आ जाता है कि यह कौन है। किया उसे पहचान जाती है कि यह उसके बचपन की दोस्त सुरभि थी। अचानक से अपने सामने सुरभि को देखकर किया के मन में एक अजीब तरह का एहसास उभरने लगता है। वह सोचती है कि क्या सुरभि मुझे पहचान रही है। नहीं नहीं, मैं तो अपना लुक चेंज कर रखा है, वह मुझे कैसे पहचान सकती है। इतना कहकर वह सुरभि को अनदेखा करके उसके साइड से आगे बढ़ाने को होती है। तभी सुरभि उसका हाथ पकड़ लेती है और उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि क्या तुम मुझसे बात करना नहीं चाहती हो? क्या तुम मुझे भूल गई हो? क्या मैं सच में तुम्हें बिल्कुल याद नहीं हूँ? उसकी बातों को सुनकर किया बिल्कुल आश्चर्य में पड़ जाती है। उसे नहीं लगा था कि सुरभि उसे ऐसे भी पहचान लेगी। किया सुरभि से कहती है कि क्या तुम मुझे जानती हो? सुरभि हल्का सा मुस्कुरा देती है और कहती है क्या तुम अपने बचपन के दोस्त को भूल चुकी हो जो तुम मुझसे ऐसा सवाल कर रही हो? जहाँ तक मैं जानती हूँ कि तुम मुझे कभी नहीं भूली होगी, फिर तुम इस तरह क्यों दिखावा कर रही हो? या सुनकर किया को यकीन हो जाता है कि सुरभि उसे आज तक नहीं भूली है। आखिर में वह भूलेगी भी कैसे? बचपन से वह दोनों एक ही साथ रही थी, एक ही स्कूल में पढ़ती थी, साथ में ही खेलती थी। उन दोनों की बहुत ही पक्की दोस्ती थी। वह दोनों हमेशा एक दूसरे का साथ देती थी। सुरभि भी बड़े घराने की थी, इसलिए उसे बहुत ही छूट मिली हुई थी। वह अपने घर की एक प्यारी प्रिंसेस थी। उसके घर वाले उसे बहुत प्यार करते थे।
उसका एक भाई था जो उसे 8 साल बाद था। वह सुरभि को बहुत ही प्यार करता था। किया भी सुरभि के घर हमेशा जाया करती थी। सुरभि के माँ पापा और उसके भाई किया को बिल्कुल सुरभि की तरह ही प्यार करते थे। सुरभि लगातार बोले जा रही थी, पर किया एक भी शब्द नहीं बोलता है। ये देखकर अब सुरभि के आंखों में आंसू आ जाता है। वह जानती थी किया ने अब तक क्या झेला था। वो किया के हर दुख दर्द में उसके साथ रही थी, इसलिए किया के बारे में उसे सबसे ज्यादा पता था। वह देख सकती थी कि किया के होठों पर कहीं मुस्कुराहट नहीं था। उसका चेहरा बिल्कुल इम्प्रेशनली था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके मिलने की एक्साइटमेंट उसके अंदर बिल्कुल नहीं थी। परस्पर भी जानती थी कि किया पहले ऐसी नहीं थी, लेकिन हालातों ने उसे इस तरह से बना दिया था। सुरभि किया को चुपचाप देखने लगती है और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। ये देखकर अखियां से रहा नहीं जाता और वह उसे प्यार से अपने गले से लगा लेती है। जैसे ही किया सुरभि को गले से लगती है, सुरभि का दिल खुश हो जाता है। वह जान जाती है कि किया उसे नहीं भूली है और वह उसे अभी भी अपना दोस्त मानती है। वो मन ही में रहती है कि किया अब चाहे जो हो जाए मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। अब मैं इस लायक हो गई हूँ कि तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं। तब मैं बहुत छोटी थी जब तुम्हारे साथ वह सब कुछ हुआ और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, लेकिन अब हमेशा मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। और उसके गले से लगकर रोने लगती है। किया उसे शांत करती है और पूछती है कि तुमने यहाँ एडमिशन कब लिया। वह बताती है कि वह 1 महीने पहले ही इस कॉलेज में आई थी, पर कुछ काम की वजह से उनकी फैमिली को लंदन जाना पड़ा था, तो साथ में वह भी चली गई थी और अभी अभी आई है। तभी किया उस क्लास लेने को कहती है और दोनों आगे की ओर बढ़ जाते हैं। सुरभि जो कि पढ़ने में काफी तेज थी और अच्छे बैकग्राउंड से आई थी, वह भी फर्स्ट ईयर में थी, पर वह सेक्शन ए में थी। वह अपने क्लास में जाने लगती है, वही किया आगे की ओर बढ़ जाती है। सुरभि ये देखकर उससे पूछता है कि तुम आगे कहाँ जा रही हो। तब किया उसे बताती है कि वो इस क्लास में नहीं बल्कि आगे वाली क्लास में है। उसे पता चल जाता है कि वो क्लास बी की ओर जा रही है। अब सुरभि पूछता है कि तुम तो पढ़ने में इतनी तेज हो, फिर तुम्हें भी में क्यों भेजा गया। तो किया बताती है कि ये डिपार्टमेंट पूरा भर चुका था, इस वजह से मुझे बी में कर दिया गया। इसके आगे किया सुरभि को कुछ नहीं बताती है। सुरभि कुछ नहीं रहती और कैंटीन में मिलने को कहकर क्लास के अंदर चली जाती है। किया भी अपने क्लास में चली जाती है। क्लास में वह अपने सीट पर आकर बैठी है। वह देखी है कि आज अभयप्रीत और आलोक उसी जगह पर बैठे हुए हैं जहां कल बैठे थे, यानी किया की सीट उसके लिए खाली रखी थी। वह जाकर चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाती है। तभी आलोक किया से पूछता है कि क्या हुआ, तुम इतनी देर से क्यों आ रही हो, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। किया उसकी तरफ एक नजर देखी है और फिर ना में सर हिलाकर फिर से वह अपने बुक की तरफ देखने लगती है। हमेशा उसके पास कुछ स्पेशल बुक होती थी जिसे वह रीड करती रहती थी। वह दवाइयाँ के बारे में अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा करती रहती थी। इस वजह से कुछ आयुर्वेदिक पुस्तक भी उसके पास थी। वह उन्हें ही जल्दी से पढ़कर खत्म करना चाहती थी। समय न होने की वजह से जब भी उसे समय मिलता वह उसे पढ़ने लगती थी। हालांकि इसकी मेमोरी काफी ज्यादा स्ट्रांग थी। इस जन्म में इसकी मेमोरी इस तरह से थी कि वह कोई भी चीज एक बार देख लेती थी तो हमेशा याद रहता था। इसी वजह से उसे इन किताबें को पढ़ने में ज्यादा परेशानी नहीं होती थी। आलोक अपना मुंह बनाते हुए कहता है कि अरे ऐसा भी क्या है इन किताबों में जो दिन भर यह उसमें घुसी रहती है, और एक बार अगर कोई बात कर रहा है तो उससे बात भी नहीं करती है, पता नहीं किस टाइप की है। तभी लेक्चर आते हैं और क्लास शुरू हो जाता है। इसी तरह 4 पीरियड्स खत्म होते हैं और लंच हो जाता है। लंच में किया कैंटीन की तरफ चल देती है। आज अभी तक तारा और उसकी टीम कैंटीन नहीं पहुंची थी। किया को थोड़ी जल्दी थी, इसलिए वह जल्दी ही आ गई थी। तभी थोड़ी देर में सुरभि भी वहां आ जाती है और वह किया को एक तरफ बैठे देखकर जल्दी से उसके पास आ जाती है। वह किया से उसके बारे में पूछती है। किया सब ठीक है का कर चुप हो जाती है। सुरभि किया के बारे में बहुत कुछ जानना चाहती थी।
पर उसे पता था कि किया उसे कुछ नहीं बताएगी। वह जानना चाहती थी कि आखिर में किया इतने दिनों तक कहाँ थी। क्या सच में जो उसने सुना था कि वह गांव में है वह सही है, और किया इतनी सांवली क्यों दिख रही है? किया को देखकर सुरभि के मन में हजारों सवाल थे, और यह बात किया भी अच्छे से जान रही थी। सुरभि एक टक किया को देख रही थी। तभी किया सुरभि से कहती है कि तुम ज्यादा परेशान ना हो, सही वक्त आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, अभी वक्त नहीं है। सुरभि भी उसकी बातों को चुपचाप मान लेती है, क्योंकि वह जानती थी कि किया जब तक नहीं चाहेगी उसे कुछ नहीं पता चलेगा। और वह दोनों अपना लंच करने लगते हैं। दोनों लंच करके अपने अपने क्लासरूम में चले जाते हैं, और फिर जब क्लास खत्म होती है तो सुरभि जल्दी से किया के पास पहुंच जाती है, और वह किया को अपने साथ अपने घर जाने को कहने लगती है। सुरभि रहती है कि किया प्लीज तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मम्मी पापा और भाई तुम्हें देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे। तुम्हारे जाने के बाद उन्हें बहुत दुख हुआ था, वह हमेशा तुम्हें याद करते थे, और हम लोगों ने तुम्हारे बारे में जानने की बहुत कोशिश की पर हमें कोई जानकारी ही नहीं मिली। आप जब वह लोग तुम्हें देखेंगे तो वह बहुत खुश होंगे। पर किया सुरभि की बातों को सुनकर उसे मना करते हुए कहती है कि मैं किसी और दिन तुम्हारे साथ चलूंगी, आज मुझे कुछ बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है और उसे मुझे करना होगा, इसलिए तुम आप चली जाओ, मैं फिर किसी दिन समय निकालकर तुम्हारे साथ चलूंगी। उसकी बातों को सुनकर सुरभि कुछ नहीं रहती। वह जानती थी कि किया को जरूर कुछ जरूरी काम होगा, इसीलिए वह मना कर रही है। तभी सुरभि किया को कहती है कि चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, तुम्हें कहाँ जाना है? किया उसे मना करते हुए कहती है कि नहीं, मुझे कहीं जाना नहीं है, मुझे यही पास में ही थोड़ा काम है, तुम अभी चली जाओ। किया की बातों को सुनकर सुरभि ठीक है कह देती है। दोनों मैनन गेट के पास पहुंच जाते हैं। सामने ही सुरभि की गाड़ी खड़ी थी, वो उसमें बैठकर वहां से चली जाती है। तो दोस्तों अब आगे क्या होने वाला है? अब सुरभि उसे व्यक्ति से मिल पाएगी कि नहीं? क्या हुआ व्यक्ति सुरभि से मिलने आएगा? ये जानने के लिए हमारी स्टोरी में बने रहिए। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। एपिसोड 37, किया की मुलाकात एक अजनबी से। दोस्तों अभी तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि किया अपने बचपन की दोस्त से मिलती है, और फिर उसके बाद वह अपने बताए हुए एड्रेस पर अपने बायोलॉजिकल पेरेंट से मिलने के लिए जाती है। अब आगे और किया उसे कैफे की ओर बढ़ जाती है। वहां जाकर वह एक कॉर्नर की सीट पर बैठ जाती है और अपने लिए एक कॉफी ऑर्डर करती है। समय हो गया था, अब उसे इंतजार था कि यहाँ उससे मिलने कौन आने वाला है। अभी अपने कॉफी का एक सिप ही ली थी कि वह सामने से देखती है कि एक व्यक्ति इसकी तरफ चला आ रहा था, लेकिन वह कुछ दूर जाकर वहीं रुक जाता है। तभी वह अपने जेब से फोन निकालकर किसी के पास कॉल करता है। इस वक्त किया के फोन की रिंग बजती है। वह अपना फोन उठाकर कान के पास लगाकर रहती है। हेलो, सामने वाला व्यक्ति उसकी आवाज सुनकर कहता है, आप कहाँ हैं? हम इस कैफे में आ गए हैं और सामने गेट के पास ही खड़े हैं। तभी किया उसकी तरफ देखते हुए कहती है कि अपने लेफ्ट साइड टर्न हो जाओ। जैसे ही वह व्यक्ति अपने लेफ्ट साइड टर्न होता है, किया को भरोसा हो जाता है कि सामने वाला ही व्यक्ति उससे मिलने वाला है। वो उसे अपने टेबल का नंबर बताती है। वो व्यक्ति उसे और बढ़ जाता है और सामने से वह किया को देखता है कि वहां एक लड़की बैठी हुई है। वो तुरंत ही उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। किया उसे देखकर बैठने को कहती है। वो उसी के सामने बैठ जाता है। वो व्यक्ति देखने में कुछ 45-50 साल का लग रहा था। वह देखने में दुबला पतला था। कोई भी देखकर यही सोच सकता था कि यह कोई आम सा इंसान होगा। उसके कपड़े भी इतने ज्यादा स्टाइलिश नहीं थे। वह सिंपल सा शर्ट और पेंट पहना हुआ था। उसकी आंखों का रंग काला था और उसके बाल जो कल थे उसमें कहीं कहीं सफेदी भी दिखाई पड़ रही थी। लेकिन किया उसे देखकर अच्छे से बता सकती थी कि उसके आसपास का और काफी ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि किया को इंसानों के परख बहुत अच्छे से थी। वह किसी को भी देखकर यह बता सकती थी कि वह इंसान किस प्रकार का होगा।
सामने वाला आदमी भी कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं था, वह राजेंद्र सूर्यवंशी का सबसे वफादार बॉडीगार्ड था। इसका नाम रघुवीर था। इसकी 2 पुस्तक रघुवंशी परिवार की सुरक्षा करती चली आई थी और अब ये भी रघुवंशी परिवार की सुरक्षा में अपना जीवन बिता रहा था। वह काफी ज्यादा तेज और शातिर था, उसके अंदर बहुत ही ज्यादा टैलेंट भरा था। इसी तरह वह इतने बड़े रघुवंशी परिवार की सुरक्षा में नहीं तैनात था, वह हिडन तरीके से उनकी सुरक्षा करता था। वह कभी किसी के सामने नहीं आता था, इस वजह से उनके परिवार के अलावा उसे और कोई नहीं जानता था और इसी वजह से किया की फैमिली ने उसे लेने के लिए किया को भेजा था, जिस किसी को इस बात का पता ना चले। अगर किया को लेने उसके पापा आते तो शायद उसके दुश्मनों को किया के बारे में पता चल जाता और वो उसे नुकसान पहुंचाने। किया की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसके पापा ने रघुवीर को भेजना ही ठीक समझा और रघुवीर एक ऐसा व्यक्ति था जो एक ही बार में देखकर व्यक्ति को अच्छे से पहचान जाता था। अब किया और रघुवीर दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे और दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। किया सामने वाले व्यक्ति को देखकर यह समझने की कोशिश कर रही थी कि यह व्यक्ति कौन है और उसे लेने क्यों आया है। क्या उसके फैमिली से उसे लेने कोई नहीं आया है? इस समय किया के मन में अजीब सी कम कष्ट चल रही थी। उसे लग रहा था कि उसकी फैमिली उसे पसंद नहीं करती, क्या जो किसी और को लेने भेजा है, या ऐसी कौन सी बात है जो वह खुद नहीं आए हैं। किया ये सोचते हुए उसे व्यक्ति की तरफ लगातार देखे जा रही थी। वह व्यक्ति किया की आंखों में बहुत सारे सवाल देख सकता था और उसे अच्छे से पता भी चल रहा था कि इस समय किया के मन में क्या चल रहा होगा। इसलिए अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए वह बोलता है कि मैडम, मैं सर का पर्सनल बॉडीगार्ड हूँ, मेरा नाम रघुवीर है और मैं ज्यादा किसी के सामने नहीं आता हूँ। इस वजह से सर ने मुझे आपको लेने भेजा है, क्योंकि सर नहीं चाहते थे कि उनके दुश्मनों को आपके बारे में कुछ पता चले और वह आपको किसी भी तरह का नुकसान पहुंचा। उसके इतना कहने से किया का मन थोड़ा शांत होता है। अब उसे पता चलता है कि शायद उसके पिता के कोई दुश्मन होंगे जिसकी वजह से उसे खतरा हो सकता था। इस वजह से उनके पिता ने इस तरह का कदम उठाया। एक तरह से यह ठीक भी था, किया भी नहीं चाहती थी कि कोई यहाँ उसे उसके पेरेंट्स के साथ देखे। वह ये बात बिल्कुल सीक्रेट रखना चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसके बहुत सारे दुश्मन हैं और उसे नुकसान पहुंचाने के लिए वो उन लोगों को निशाना बना सकते थे। ये चीज तो बिल्कुल किया के माँ के अनुसार ही हुआ था, फिर भी किया को कुछ अजीब सा लग रहा था। वो अपने मन में उठ रहे बातों को झटकती है और उससे प्यार से बोलता है कि हेलो, मेरा नाम किया है। वह आदमी अभी भी किया को देख रहा था। वह देखकर अपने मन में सोच रहा था कि यह बिल्कुल मैडम की तरह लगते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों वह किया को देखकर यह अंदाजा नहीं लग पा रहा था कि यह लड़की किस तरह की है। उसे कुछ तो मिस्टीरियस लग रहा था, क्योंकि किया का चेहरा बिल्कुल इम्प्रेशन लेस था, उसकी आंखें बिल्कुल खाली थी और उसकी आंखों का रंग भी बिल्कुल उसके परिवार से मैच नहीं करता था। इस वजह से रघुवीर कुछ भी अंदाजा नहीं लग पा रहा था। आज पहली बार ऐसा हो रहा था कि वो किसी की आंखों को देखकर पढ़ नहीं पा रहा था, लेकिन किया को देखकर रघुवीर इतना अंदाजा जरूर लगा पा रहा था कि किया कोई आम लड़की जैसी नहीं लग रही थी। उसके आसपास का ऑरा उसे अपने आप में ही अलग बना रहा था। वह बिल्कुल शांत थी, उसके चेहरे पर किसी भी तरह का एक्साइटमेंट नहीं था। उसे देखकर यह नहीं बताया जा सकता था कि वह खुश थी या इस बात से दुखी थी कि उससे मिलने उसके पेरेंट्स नहीं आए हैं। वह कुछ भी अंदाजा नहीं लग पा रहा था। वह एक तक सिर्फ किया को ही देखे जा रहा था। वह सोच रहा था कि शायद किया उससे कुछ पूछेगी, पर उसकी सोच के उलट किया बिल्कुल शांत बैठी थी और उसने उसे कुछ भी नहीं पूछा। उसे बहुत आश्चर्य हो रहा था कि यह किस तरह की लड़की है। इसकी उम्र की लड़की होती तो अब तक में सवालों की झड़ी लगा दी होती। किया को इतनी देर तक शांत बैठे देखकर अब रघुवीर खुद ही किया से बोलता है, मैं क्या आप चलेंगे मेरे साथ? उसकी बातों को सुनकर किया थोड़ी देर शांत रहती है, फिर हमें सर हिला देती है। वो दोनों वहां से उठकर बाहर निकाल कर आते हैं। बाहर आकर किया देखी है कि उनके सामने
एक रोल्स रॉयल खड़ी थी। गाड़ी को देखकर अब किया अंदाजा लगा लेती है कि उसकी फैमिली इतनी भी ज्यादा गरीब नहीं होगी जितना कि उनके बारे में अफवाहें फैली हुई है। वो कुछ नहीं रहती और आगे बढ़ जाती है। रघुवीर बड़े ही अदब के साथ गाड़ी का दरवाजा खोल देता है। किया जाकर पैसेंजर वाली सीट पर बैठ जाती है। रघुवीर जल्दी से जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठता है और वह गाड़ी आगे बढ़ा देता है। एपिसोड 38, किया का स्वागत और उसकी फैमिली। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि किया कॉलेज से निकलकर कैफे में जाती है और वहां उससे मिलने रघुवीर आता है, जो कि किया के पिता का बॉडीगार्ड था, और किया रघुवीर के साथ अपने फैमिली से मिलने के लिए निकल जाती है। अब स्टोरी में आगे, किया और रघुवर की गाड़ी अब कॉलेज के अपोजिट साइड दूसरे डायरेक्शन में आगे बढ़ रही थी। लगभग 2 घंटे के बाद किया की गाड़ी मुंबई के एक पोज इलाके में इंटर करती है। यह देख सकती थी कि यह एरिया मुंबई का सबसे महंगा एरिया था। इसे देखकर तो अब किया को पूरा यकीन हो गया था कि उसकी फैमिली के बारे में जितनी भी अफवाहें थी सब कुछ गलत था। वह आगे जानने को थोड़ी उत्सुक थी। अब किया के मन में विचार आ रहा था कि आखिर में उसकी फैमिली कौन है और उनकी पहचान क्या है, जो उसके पता लगाने पर भी पता नहीं चला। अब किया की गाड़ी एक बड़े से गेट के सामने आकर रुक जाती है। तभी रघुवीर अपनी गाड़ी में कुछ बटन को प्रेस करता है। उसके बाद वह अपने आप ही खुल जाता है। रघुवीर गाड़ी लेकर अंदर जाता है। गाड़ी अंदर जाकर कुछ दूर चलते ही रहती है। वह अंदर से वहां का नजारा देख सकती थी। किया देखी है कि यह काफी बड़ा एरिया था। चारों तरफ बहुत सारे फूल लगे थे। वो बगीचा देखने में काफी ही अच्छा लग रहा था। वहां के सारे फूल जो देखकर ही बताया जा सकता था कि यह काफी कीमती है और इन्हें बाहर से मंगाया गया है। जैसे ही गाड़ी थोड़ी और अंदर जाती है, वहां पर एक और बगीचा बना हुआ था जिसमें तरह तरह के खूबसूरत फूल खिले हुए थे। उन फूलों की खुशबू पूरे हवा में फैल रही थी। सामने एक बड़ा फाउंटेन बना हुआ था। उसके तरफ 2 छोटे फाउंटेन बने थे। एक छोटी सी पहाड़ी बनी थी जिसमें से झरने बने हुए थे। उसमें से पानी लगातार बहते हुए उन तीनों फाउंटेन में जा रहा था। बगल में खूबसूरत सी मूर्तियां रखी हुई थी। उसमें से कुछ मूर्तियां परियों की बनी हुई थी जो देखने में काफी खूबसूरत थी। वह मूर्तियां वाइट और गोल्डन कॉम्बिनेशन में बनी हुई थी, जो देखने में लग रहा था कि मानव सचमुच में वहां परियां जलविहार कर रही हो। यह नजारा देखकर किया को बहुत ही अच्छा लगता है। तभी गाड़ी जाकर में गेट के सामने रुकती है और किया के साइड का दरवाजा खोलना है। किया बहुत ही आराम के साथ गाड़ी से उतरती है। रघुवीर अभी किया के चेहरे को ही देख रहा था। वह अब भी किया के चेहरे को देखकर कोई अंदाजा नहीं लग सकता था, क्योंकि रणवीर को पता था कि आज इस फैमिली से थी। वो फैमिली उनके सर की फैमिली जितनी अमीर नहीं थी। वो आम लोगों के तरह ही थे, लेकिन यहाँ उनके सर की फैमिली बहुत ही ज्यादा अमीर है और यहाँ किया को किसी भी तरह का एक्साइटमेंट नहीं हो रहा है। ये देखकर उसे थोड़ा अजीब लगता है। किया गाड़ी से बाहर आती है। वह देखी है कि उसका घर बिल्कुल किसी महल की तरह था। वह वाइट और गोल्डन कलर से बना हुआ था। उसको देखकर बिल्कुल किसी राजा महाराजा के महल जैसा प्रतीत हो रहा था। किया एक नजर ऊपर से नीचे तक पूरे घर को देखते हैं और फिर रघुवीर के साथ आगे बढ़ जाती है। तभी वह अपने सामने देखती है कि वहां पर 200 से भी अधिक बॉडीगार्ड खड़े हुए थे, जो दोनों साइड कतार में खड़े हुए थे। वह रास्ता था किया के घर के अंदर जाने का। किया जान चुकी थी कि यह गार्ड उनके स्वागत के लिए खड़े किए गए हैं, क्योंकि अंदर आते वक्त ही उसने देख लिया था कि चारों तरफ काफी ज्यादा सख्त पहरा था। जैसे ही किया थोड़ा आगे बढ़ती है तो देखी है कि पूरे रास्तों पर गुलाब की पंखुड़ियां बिछी हुई है और थोड़ा आगे जाने पर वहां बड़े बड़े अक्षरों में फूलों से लिखा था, वेलकम टू किया। इसे देखकर किया के दिल में थोड़ी खुशी महसूस होती है और उसे कुछ थोड़ा अपनापन सा एहसास होता है। फिर भी वो इम्प्रेशनलेस चेहरे से अंदर की ओर बढ़ जाती है। अभी रघुवीर उसके पीछे ही आ रहा था। वह देख रहा था कि किया को किसी भी चीज में किसी भी तरह का कोई आश्चर्य नहीं हो रहा था। अब रघुवीर समझ चुका था कि किया जैसी दिख रही है
वो वैसी नहीं है, ये कोई आम लड़की नहीं है, क्योंकि अगर कोई आम लड़की होती तो सबको देखकर खुशी के मारे फूले न समाती, पर किया के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं था। वह तो एक नज़र सब कुछ देखकर अनदेखा करके आगे बढ़ रही थी, मानो ऐसा लग रहा हो कि यह सब उसका रोज का काम हो। वह जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़ती है, वह देखी है कि कम से कम 50 से भी अधिक मेड खड़ी थी। उनकी ड्रेस स्काई ब्लू कलर की थी। वह सभी अपना हाथ जोड़ और अपना सर झुकाए उसके स्वागत के लिए खड़ी थी। जैसे ही किया उनके पास पहुंचती है, वह सभी किया को विश करती है। किया भी अपना सर झुकाकर उनका भी एक्सेप्ट करती है और फिर आगे बढ़ जाती है। अब जैसे ही किया गेट के पास पहुंचती है, वह देखी है सामने एक बहुत ही खूबसूरत सी औरत, जिसकी उम्र लगभग 45 साल होगी। वह अपने हाथों में आरती की थाली लिए हुए खड़ी थी। वह औरत देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी। उसका दूध का गोरा रंग था। वह अपने आप को इतना ज्यादा मेंटेन रखे हुए थे कि मानो वह 35 साल की ही लग रही हो। उसकी आंखें स्काई ब्लू कलर की थी। उसका फेस भी किया से मिलता जुलता था। उन्हें देखकर किया तुरंत समझ गई थी कि यही उनकी माँ होगी, क्योंकि किया देख सकती थी कि उनका चेहरा बिल्कुल किया की तरह ही है। वो उनके पास जाकर खड़ी हो जाती है। वो औरत किया को बड़े ही प्यार से देख रही थी उसे, और आंखों में आंसू थे जो साफ बता रहे थे कि वह किया के मिलने की खुशी के आंसू थे जो उसकी आंखों से निकल रहे थे। वह जल्दी से किया की आरती उतारती हैं और किया को तिलक लगाती हैं। फिर आरती की थाली मेड को पकड़कर वह किया को जल्दी से गले से लगा लेती है और अपनी रुड़ी हुई आवाज में करती है, मेरी बच्ची, आखिर में तुम मुझे मिल ही गई। हमने तुम्हारा कितना इंतजार किया था। हमने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा, कितने पूजा पाठ किया और कितनी मन्नतें मांगी। आज जाकर मेरी मन्नतें पूरी हुई और मैं आज अपनी बच्ची को अपने सामने देख पा रही हूँ। इतना कहकर वह रोने लगती है। पिया को उनका रोना पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा था। उसे अजीब सा तकलीफ हो रहा था। उसके दिल जैसे दर्द कर रहा हो। वही एहसास को समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि उसने कभी माँ का प्यार देखा ही नहीं था। वह तो अपनी माँ के प्यार के लिए हर वो मुमकिन कोशिश करती थी कि उसके मन का प्यार उसे मिले, पर उसकी माँ ऐसी थी कि उसे कभी एक बार भी प्यार से बात तक नहीं करती थी। इस वजह से किया इस एहसास से बिल्कुल अनजान थी। जब किया से बर्दाश्त नहीं होता तो वह उन्हें अपने आप से अलग करती है और उनके आंसुओं को पोंछ देती है। उसके ऐसा करने से किया की माँ के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है और वह देती है कि उसकी यह अनजानी सी बच्ची उसके अंदर अपने परिवार को लेकर कोई फीलिंग्स तो है, वरना वह तो डर रही थी कि इतने वक्त से अपने परिवार से दूर रहकर वह कहीं उन्हें अपना दोषी न मान बैठे और उनके साथ वह अच्छे से व्यवहार करेगी भी कि नहीं। तरह तरह की बातें इससे पहले किया की माँ के अंदर चल रहे थे, लेकिन अब उन्हें थोड़ी सी तसल्ली मिली कि शायद उनकी बेटी दूसरों जैसी नहीं है। वो प्यार से किया का हाथ पकड़कर अंदर ले जाती हैं और उसे सोफे पर बैठा देती है। वह देख सकती थी कि किया बहुत ही भोली और मासूम लग रही थी। देखने में उसकी उम्र यही कोई 15-16 साल लग रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल ही उनके चेहरे जैसा ही था, बस वह थोड़ी सी सांवली थी, पर उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जहां तक उन्होंने किया के बारे में पता लगाया था तो उन्हें पता चला था कि उनके परिवार वालों को जब उनकी अपनी बेटी मिल गई थी तो उन्होंने किया को गांव भेज दिया था और गांव में किया अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती थी, जो कि उनके दादा के भाई थे। वह समझ सकती थी कि गांव की जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। वहां पर किसी भी तरह की सुख सुविधा नहीं होती थी और वह दादा दादी और वह परिवार भी तो अब उनका नहीं था। ये सब पता चलने के बाद पता नहीं उनकी बच्ची को उन लोगों ने किस तरह से रखा होगा और उनके बच्चे किस तरह की तकलीफों को झेल रही होगी। यह सब सोते हुए उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कल्पना ही नहीं कर पा रही होती कि उनकी बच्ची कैसी जिंदगी की कर आई होगी। अब जब वो उनके पास आ गई है तो वो उन्हें बहुत ही ज्यादा प्यार करेंगे और अब तक की सारी कमी पूरी करेगी, उसे हर तरह की सुख सुविधा देगी, जिससे कि वह अपनी पिछली जिंदगी को भूल जाए और अपनी नई जिंदगी में आगे बढ़े।
किया की तरफ बड़े प्यार से देखते हुए उसकी माँ किया से कहती है कि बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ और मेरा नाम राजश्री रघुवंशी है। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे पूरे परिवार के बारे में बताती हूँ। तुम्हारे 3 बड़े भाई हैं। बड़े भाई का नाम मयंक रघुवंशी है और दूसरे भाई का नाम अक्षत रघुवंशी है और तुम्हारे तीसरे भाई का नाम अथर्व रघुवंशी है। हमारे साथ तुम्हारे चाचा चाची भी रहते हैं। चाचा जी का नाम अशोक रघुवंशी है और चाची का नाम अमायरा रघुवंशी है और उनके 3 बच्चे हैं, सायरा रघुवंशी, अमन रघुवंशी और विमान रघुवंशी। या तुम्हारे बड़े भाई हैं लेकिन विमान इन सब में छोटा है। उसकी उम्र तुम्हारे ही उम्र की तरह है। किया उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रही थी। अभी तक किया ने एक शब्द भी कुछ नहीं बोला था। अब किया की माँ थोड़ा परेशान हो रही थी कि किया कुछ बोल क्यों नहीं रही है। तो अब आगे स्टोरी में क्या होगा जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। बढ़ाते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 39, किया की माँ का प्यार। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि किया अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के घर आती है और उसका वहां पर भव्य स्वागत किया जाता है। अब आगे किया को देखकर कहती है कि बेटा तुम थक गई होगी। रघुवीर ने बताया कि तुम सीधा कॉलेज से यहाँ आ रही हो, तुम्हें भूख भी लगी होगी, इसलिए चलो तुम थोड़ा कुछ खा लो, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ले चलती हूँ। तुम वहाँ जाकर थोड़ी देर आराम कर लेना। थोड़ी देर में ही तुम्हारे पापा आ रहे हैं, फिर उनसे मिल लेना क्योंकि वह अभी शहर से बाहर हैं और जैसे ही उन्होंने सुना कि तुम आ रही हो वो वहां से निकल गए हैं, बस पहुंचने वाले ही होंगे। किया उनकी बातों को देखकर सहमति में सर हिला देती है। वो किया को लेकर डाइनिंग टेबल की तरफ आती हैं और जल्दी से अपने हाथों से जो किया के लिए बड़े ही प्यार से नाश्ता बनाई थी उसे लेकर किया के बगल बैठ जाती है और किया को बड़े प्यार से उसे खिलाने लगती है। तभी उन्हें याद आता है कि पता नहीं है नाश्ता किया को पसंद आएगा भी कि नहीं। वाक्य की ओर देखते हुए पूछता है, बेटा क्या ये तुम्हें पसंद आया? अगर ये पसंद नहीं आया हो तो मैं कुछ और तुम्हारे लिए लाती हूँ। लेकिन किया उनके इतने प्यार को देखकर बस हल्का सा मुस्कुरा देती है और कहती है कि नहीं मुझे पसंद है, आप इसी को मुझे खिला दीजिए। पहले तो किया को उनके हाथों से खाना थोड़ा अजीब सा लगता है, पर वो देखी है कि उसकी माँ उसे बहुत ही प्यार से खिला रही है तो वह कुछ नहीं करती और उनकी आंखों से खाने लगती है। उनके हाथों से खाते हुए किया को अपनेपन का एहसास होता है। उसे आज तक कभी किसी ने अपने हाथों से खाना नहीं खिलाया था, इसलिए वह समझ नहीं सकती थी कि यह एहसास कैसा है। नाश्ता फिनिश करने के बाद वह किया को लेकर उसके रूम में जाती हैं। किया का रूम बहुत ही बड़ा था। रूम के बीचों बीच किंग साइड बेड रखा हुआ था। उसके कमरे में बहुत ही महंगी एंटीक शोपीस रखी गई थी। चारों तरफ महंगे कॉटन के सफेद और पिंक कलर के पर्दे हवा से लहरा रहे थे। बड़ी सी बालकनी थी। वहां पर एक साइड झूला लगा हुआ था तो दूसरी साइड सोफा रखा हुआ था। बालकनी में चारों तरफ फूल लगे हुए थे। वह फूल काफी ज्यादा खूबसूरत थे। फूलों की खुशबू हवा से छानकर पूरे कमरे में फैल रही थी। पूरा कमरा बिल्कुल प्रिंसेस की तरह सजाया गया था। किया की मन किया को देखते हुए कहती है कि बेटा मुझे तुम्हारी पसंद नहीं पता है, इसलिए मुझसे जो जमन पड़ा मैं जल्दीबाजी में ये तैयारी कर ली। इसमें जो भी चेंज तुम्हें करवाना हो तुम इसे करवा सकती हो। किया उनकी तरफ देखते हुए ना में सर हिला देती है और कहती है कि यह बहुत अच्छा है, मुझे कोई चेंज की जरूरत नहीं है। आप जाकर किया की माँ ने किया के मुंह से उसकी आवाज सुनी थी। उसकी आवाज बहुत ही ज्यादा प्यारी थी। थोड़ी देर के लिए तो उसकी माँ उसकी उसे प्यारी आवाज में ही डूब जाती हैं। तभी वह किया से पूछता है कि बेटा तुम्हें यहाँ अच्छा तो लग रहा है ना? किया बिल्कुल खामोश हो जाती है। वह कुछ नहीं बोलता। उसकी माँ सोचती है कि शायद उसे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है तो वह कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, थोड़े दिन यहाँ रहोगी तो अच्छा लगने लगेगा। अभी अभी आई हो इसलिए तुम्हें शायद कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। फिलहाल तुम अपने एड्रेस चेंज कर लो और थोड़ी देर आराम करो, मैं तुम्हारे कपड़े ले आता हूँ। इतना कहकर वह वार्ड रूम की तरफ बढ़ जाती है।
और वह जल्दी से एक बहुत ही खूबसूरत सा बेबी पिंक कलर का फ्रॉक लेकर आती है, जो देखकर ही बताया जा सकता था कि वो काफी महंगा होगा। वह बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा था। वह किया को वॉशरूम में जाने के लिए कहती हैं और खुद माँ बाहर बैठकर उसका इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर बाद किया ड्रेस चेंज करके बाहर आती है तो वह जल्दी से किया के पास जाती है और उसे आईने के सामने टेबल पर बैठा देती है और खुद उसके शरीर पर लोशन लगाने लगते हैं। वो उसे बहुत ही प्यार से लोशन लगा रही थी और किया उन्हें एकटक देखे जा रही थी। इस समय किया को ऐसा लग रहा था कि मानो वह कोई 2 साल की बच्ची हो जिसे उसकी माँ जल्दी जल्दी तैयार करना चाहती है। किया को ये सब काफी अजीब लग रहा था, पर वह समझ रही थी कि यह उसकी माँ का प्यार था जो इतने दिनों तक उसका इंतजार कर रही थी। इसलिए वह भी चुपचाप अपनी माँ को वह सब करने दे रही थी जो उनका मन कर रहा था। वह जल्दी से किया के बालों को बनती है और किया को लेकर बेड के पास आ जाती है और किया को लेटने के लिए कहती है। किया चुपचाप बेड पर लेट जाती है। वो किया से उसकी जिंदगी के बारे में बहुत कुछ जानना चाहती थी, पर वह जब से किया को देख रही थी उसकी खामोशी उनको चुप रही थी। वह समझ सकती थी कि उनकी बेटी ने बहुत कुछ झेला है, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर किसी भी तरह की कोई खुशी नहीं दिख रही थी। उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा शांत दिख रहा था। इस वजह से वह अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं समझती हैं। आखिर में वह भी एक समझदार औरत थी और वह समझ सकती थी कि किया की खामोशी के पीछे गहरी तकलीफ छुपी हुई है। वह प्यार से किया के सर पर हाथ फेरने लगते हैं। किया सब कुछ खामोशी से देखे जा रही थी। उसे तो पता ही नहीं था कि एक मैन प्यार से बच्चे को कैसे सुलाती है, क्योंकि वह जब से जाने लायक हुई थी उसे सिर्फ उसके दादा ने ही प्यार किया था। बाकी उसके मम्मी पापा तो उसकी तरफ देखते भी नहीं थे। उन्हें तो अपने कामों से फुर्सत ही नहीं था। किया को अपनी माँ की हाथों के स्पर्श बहुत ही सुकून पहुंच रहा था। किया की मन किया से कहती है कि बेटा, तुम्हारे भाइयों को मैंने खबर भेज दी है, वो जल्दी ही तुमसे मिलने आएंगे। तुम्हारा एक बड़ा भाई यही मुंबई में ही रहता है और अपना बिजनेस करता है, लेकिन तुम्हारे 2 छोटे भाई वह दोनों इंडिया से बाहर रहते हैं। हो सकता है उन दोनों को आने में थोड़ा वक्त लग जाए। बाकी तुम्हारे दोनों कजन भाई वह यही मुंबई में ही रहते हैं। छोटा वाला तो कॉलेज गया है, वह अभी शाम को अपने दोस्त के बर्थडे में गया हुआ है, लेकिन वह जल्दी ही तुमसे मिलने को आ जाएगा, क्योंकि उसने जब से सुना है कि तुम आ रही हो वह काफी ज्यादा एक्साइटेड था तुमसे मिलने के लिए। वह तुम्हें देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगा। कि या चुपचाप अपनी माँ की बातों को सुन रही थी और सब कुछ समझ रही थी। अब आगे क्या होगा? क्या अभियान उसे अपनी बहन के रूप में एक्सेप्ट करेगा या उसके सामने रंग को देखकर वह उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा? ये जानने के लिए बने रहिए मेरी स्टोरी में, और आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली नेक्स्ट स्टोरी आपको आसानी से मिल सके। एपिसोड 40 पिया और विवान की मुलाकात। अभी तक आपने सुना कि किया अपने माँ के साथ अपने रूम में जाती है और वहाँ उसकी माँ किया को बड़े प्यार से ही तैयार करती है और उसे सुलाने लगती है। किया के सो जाने के बाद उसकी माँ नीचे चली जाती है। वह इस समय किया के लिए अपने हाथों से डिनर बनाना चाहती थी, इसलिए वह जल्दी से किचन में चली जाती हैं और डिनर की तैयारी करने लगती है। अब आगे शाम हो चुकी थी। किया की जब नींद खुलती है तो वह देखी है कि 8 बजे बज रहे हैं। वह जल्दी से नीचे आ जाती है। जैसे ही वह नीचे आती है उसे खाने की खुशबू आती है। वह देखी है कि वहां पर कोई नहीं था तो वह किचन की ओर बढ़ जाती है और दरवाजे पर ही खड़ी होकर देखी है कि उसकी माँ बड़े ही प्यार से खाना बना रही है। वह समझ जाती है कि उसकी माँ जरूर उसके लिए ही खाना बना रही होगी। तभी उसकी माँ किया को देख लेती है और वह जल्दी से किया के पास आ जाती है और कहती है कि बेटा, तुम उठ गई, चलो आओ जल्दी से यहाँ बैठ जाओ, तुम्हें अच्छा तो लग रहा है? कुछ चाहिए तो नहीं बेटा? तुम्हें किसी तरह की परेशानी तो नहीं हो रही है? वो काफी परेशान लग रही थी। यह उन्हें प्यार से तसल्ली देते हुए कहती है।
कि नहीं मैं ठीक हूँ मोम इतना कहकर अचानक ही किया चुप हो जाती है, लेकिन किया के मुंह से माँ शब्द सुनकर किया की माँ उसे एकटक देखने लगती है। उनका इस तरह से देखना किया तो अनकंफर्टेबल कर देता है। वह सोचती है कि क्या मुझे इन्हें माँ नहीं करना चाहिए था, तो फिर मैं इन्हें क्या कहती। वो कुछ करने के लिए अपना मुंह खोलता है कि इससे पहले ही उसकी माँ बोलती है, बेटा आपने अभी मुझे क्या कहा। ये सुनकर किया थोड़ा हड़बड़ा जाती है और वो कहती है कि सॉरी अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो, लेकिन उसकी माँ बड़े प्यार से उसके गालों पर हाथ रखते हुए कहती है कि नहीं बेटा मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्या तुम फिर से एक बार मुझे माँ का कर पुकारोगी। या सुनकर किया के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो उसे फिर से माँ का कर बुलाती है। इतना सुनकर राजश्री जी किया को अपने गले से लगा लेती हैं, उसके सर को सहलाने लगती है मानो उनका कितना सुकून मिल रहा हो। वह किया को ले जाकर सोफे पर बैठा देती है और कहती है कि बेटा तुम्हें काफी पीना हो तो मैं ले आऊंगी। यहाँ हमें अपना सर हिला देती है क्योंकि उसे सोकर उठने के बाद काफी पीने की आदत थी। वह जल्दी से किचन में जाते हैं और पिया के लिए काफी बनाने लगते हैं। इधर किया अकेले बैठी हुई थी कि तभी वहां पर एक लड़का आता है। वो काफी तेजी से आकर किया के सामने खड़ा हो जाता है। किया उसे देखकर अपना कर उठती है। वो सामने देखती है कि लगभग 15-16 साल का लड़का, जो देखने में बहुत ही ज्यादा प्यार था। उसका रंग बिल्कुल दूध की तरह सफेद था, उसकी आई भी लाइट ब्लू कलर की थी। वह देखने में हेल्दी दिख रहा था, उसके गाल फुले फुले से बिल्कुल किसी 5 साल के बच्चे की तरह लग रहे थे। वह एक तक अपनी बड़ी बड़ी आंखों से किया को ही देखे जा रहा था। वह देख रहा था कि यह लड़की कौन है। उसे शायद समझ में आ रहा था कि यह उसकी वही नई बहन है जो आज उसके घर आने वाली थी। यह सोचकर वह किया के पास जाकर उसके बगल बैठ जाता है और बोलता है कि हाय मेरा नाम विवान है और आपका क्या नाम है। किया उसकी प्यारी सी आवाज सुनकर उसकी तरफ देखती है और कहती है कि मेरा नाम क्या है। अब विवान जान जाता है कि यह उसकी बहन ही है, क्योंकि सुबह ही उसकी बड़ी माँ ने उसे बताया था कि उसकी बहन का नाम किया है। वह ध्यान से किया को देखने लगता है। हालांकि उसके घर में सबको पता था कि किया गांव में ही पाली बड़ी है, इसलिए वह समझ सकता था कि किया काफी ज्यादा सीधी और सिंपल होगी। वह देखता है कि उसकी बहन बहुत ही ज्यादा मासूम लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे वह दुनिया से बिल्कुल दूर रहती हो, उसे इस दुनिया के बारे में कुछ पता ही ना हो। हालांकि विवान भी बहुत ही कम उम्र का था, लेकिन एक रॉयल फैमिली से होने के नाते उसे हर चीज सिखाई गई थी। वह दुनियादारी को भी अच्छे से समझता था और बाकी जो रॉयल फैमिली में हर बच्चों को सिखाई जाती है उसे भी सिखाया गया था। इस वजह से वह तेज तरार भी था, पर वह देख सकता था कि उसकी बहन बहुत ही मासूम और प्यारी है। दूसरी तरफ किया अपने इस छोटे से भाई को ध्यान से देख रही थी। वो उसकी सभी हरकतों को नोटिस कर रही थी और उसे समझ में भी आ रहा था कि उसका भाई उसके बारे में क्या सोच रहा है। आखिर में किया अपने पिछले जन्म के अनुसार इस वक्त विवान से बहुत ज्यादा बड़ी और मेच्योर थी। भले ही इस जन्म में वह 19 साल की ही क्यों ना हो, लेकिन अभी भी वह अभियान से बड़ी है। लेकिन उसे देखकर कोई भी अंदाजा नहीं लग सकता है कि उसकी उम्र कितनी होगी। तभी विवान किया के थोड़े पास और सरक आता है और प्यार से किया के गालों को दोनों हाथों से पकड़कर खींचना लगता है, मानो ऐसा लग रहा था कि कोई किसी छोटे से बच्चे को उसके गाल खींचकर खिलाने की कोशिश कर रहा है। वह प्यार से उसके गाल को टच करके कहता है कि तुम कितनी ज्यादा प्यारी हो, तुम किस क्लास में पढ़ती हो। उसकी इस तरह की हरकत को देखकर किया अपने मन में हंसने लगती है और कहती है, यह बच्चा मुझे कितना छोटा बच्चा समझ रहा है। इसे अभी पता नहीं है कि जिसे ये छोटा बच्चा समझकर खिला रहा है वह इसे कितना बड़ा है। उसे विवान की हरकतें बहुत ही बचकानी सी लगती है, लेकिन विवान के छूने से उसे बुरा नहीं लगता है। वह समझ सकती है कि विवान अभी छोटा है और वह अपनी छोटी सी प्यारी बहन के साथ खेलना चाहता है। तभी वहां राजश्री जी आ जाती हैं और वह विवान को देखते हैं
कि वह किस तरह से किया के गालों को पकड़ा हुआ है। वह जल्दी से जाकर विवान के हाथ को किया के गलों से दूर कर देती है और किया के गालों को सहलाने लगती है और विवान के कान को पकड़कर कहती है कि यह तुम क्या कर रहे थे, इससे तुम्हारी बहन को चोट लग जाएगी, देखो इसके गाल कैसे लाल हो गए हैं, क्या तुम उसे नुकसान पहुंचाना चाहते थे। विमान अपने काम को पकड़ते हुए जल्दी से कहता है, अरे नहीं नहीं मॉम, अरे नहीं मॉम, मैं तो सिर्फ अपनी छोटी सी प्यारी सी बहन को प्यार से खेला रहा था, वह मुझे बहुत ही ज्यादा प्यारी लगी इसलिए मुझे उसके गालों को खींचने का मन किया और कोई बात नहीं है, मैं भला अपनी बहन को नुकसान कैसे पहुंचा सकता हूँ, मैं तो अपनी बहन से बहुत सारा प्यार करता हूँ। उसकी बातों को सुनकर अब किया की माँ उसके कान को छोड़ देती है और विवान अपना कान चलने लगता है। विवान प्यार से किया की तरफ देखते हुए उसका हाथ पकड़कर कहता है, वो मेरी प्यारी बहना, क्या तुम्हें तुम्हारा ये भाई पसंद नहीं आया, प्लीज मुझे अपने भाई के रूप में एक्सेप्ट कर लो और मेरे साथ खेला करो। विवान की बातों को सुनकर किया उसे एक तक देखते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या कह रहा है यह, मैं इसके साथ खेलेगी, हे भगवान क्या है, मुझे इतना छोटा बच्चा समझता है। तभी विवान फिर से किया से बोलता है कि ओ मेरी प्यारी बहन, बोलो ना, क्या ये प्यारा भाई तुम्हें पसंद आया। किया मजबूरी में अपना सर हाँ में हिला देती है। ये सुनकर तो वह जल्दी से किया के गले लग जाता है। ये देखकर तो किया बिल्कुल हैरान हो जाती है कि यह कितना ज्यादा चिपकू है। वह अपनी इस नई बहन को पाकर बहुत ही ज्यादा खुश था, क्योंकि उसकी अपनी बहन तो बिल्कुल उससे बातें ही नहीं करती थी, वह बहुत ही ज्यादा घमंडी थी और अपने आगे किसी को कुछ भी नहीं समझती थी, और अगर ये दोनों भाई उसे कुछ कह दे तो वह सीधा बड़ी बड़ी झूठ बोलकर अपनी माँ से इन दोनों को डांट खिलाती थी। इस वजह से ये दोनों भाई अपनी उसे बहन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। उनकी बहन कभी उन लोगों से सीधे मुंह बात नहीं करती थी, क्योंकि वह अपने आप को बहुत ही ज्यादा स्पेशल समझती थी। वह अपने परिवार में इकलौती बेटी थी, इस वजह से उसे सब बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे, जिस वजह से वह बहुत ही ज्यादा बिगड़ चुकी थी। उसकी हार जीत पूरी की जाती थी। उसके पांचों भाई उससे बहुत प्यार करते थे, हालांकि विवान उनसे छोटा था, इस वजह से वह अपनी बहन की सभी हरकतों को अच्छे से जानता था, और जब भी वह अपनी माँ से कुछ कहता तो उसकी माँ उसे उल्टा ही डांट देती थी। उसे एक प्यारी सी सीधी साधी बहन चाहिए थी, जो कि उसकी बहन के अंदर सीधापन तो कहीं दूर दूर तक देखने को भी नहीं मिलता था। लेकिन जब से उसने किया को देखा था वह उसे बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी। वह उसे बिल्कुल सीधी साधी सी छोटी सी गुड़िया समझ रहा था, पर उसे क्या पता कि किया कौन है। उसे तो जो सामने दिख रहा था वही समझ रहा था। दोस्तों, अब आगे किया और विवान की कैसे जमेगी, क्या उसके बाकी भाई भी किया से मिलने आएंगे या वह सब किया को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, आगे क्या होगा और किया की मुलाकात उनके भाइयों से किस तरह से होती है, कल के एपिसोड में आपको सुनने को मिलेगा कि एक बार फिर से रेहान और उसकी टीम किया और उसकी टीम के आमने सामने होगी। इस बार ओम और निया की लड़ाई कैसी होगी, काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है, तो स्टोरी में लास्ट तक बने रहे। और जाने से पहले दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।